गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास दोस्तों। सो सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग यानी पहले पेपर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सब्जेक्ट का ओवरव्यू लिया था, सब्जेक्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं। आपकी आज तक की 3 साल, 2.5 साल, 3 साल जिन लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ ली है, उस अकाउंटिंग से क्या अब डिफरेंट पढ़ने वाले हैं, इन बातों को समझा। नाउ द अकाउंटिंग वुड मोर ऑफ बी अ प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग, और इसीलिए आपके कोर्स में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाले गए हैं और कुछ चैप्टर्स डाले गए हैं और ओवरव्यू डाला गया है दोस्तों कुछ चीजों का। तो पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो कोई बताना चाहेगा दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? यस बेटा। शाबाश मेरे बच्चे, मतलब एक शब्द भी बच्चे ने खाया नहीं होगा। हाँ, ओके, बट क्या आप सबको इसका मतलब भी समझ आता है दोस्तों? एवरीवन, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स थे। कौन इशू कर रहा था? एक्सपर्ट एडवाइजरी बॉडी या सरकार की कोई रेगुलेटरी बॉडी। 4 एरियाज कवर करते हैं, 4 एस्पेक्ट से डील करते हैं। पहला रिकॉग्निशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा प्रेजेंटेशन और चौथा डिस्क्लोजर्स। रिकॉग्निशन का मतलब था उस आइटम को, उस एसेट को, उस लाइबिलिटी को, उस इनकम को, उस एक्सपेंस को कब उस रूप में अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। मतलब आपने खर्चा किया, कब आप कहेंगे कि वो खर्चा कैपिटलाइज होने वाला है, यानी फिक्स एसेट की तरह रिकॉग्नाइज होना है, और कब आप कहेंगे नहीं ये खर्चा पीएनएल में रिकॉग्नाइज होने वाला है, तो रिकॉग्नाइज इट एज एन एक्सपेंस। वैसे ही कब किस चीज की हमें लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है, एटसेट्रा, कब किस कौन सा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, ऑल दैट वाज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ एन आइटम। एएस उनसे डील करेंगे। उसके बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब था किस अमाउंट पे उसे दिखाया जाएगा। सो रिकॉग्नाइज करना है मतलब आपने कह दिया हम इस आइटम को बैलेंस शीट में डाल रहे हैं या इसे पीएनएल में डाल रहे हैं, बट कितने अमाउंट पे डाल रहे हैं, दैट अमाउंट इज द मेजरमेंट। और मेजरमेंट वुड इंक्लूड पहली बार जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो कितने में मेजर करेंगे, और अगर कोई बैलेंस शीट आइटम है तो वो बाद में भी बैलेंस शीट में आएगी, बाद में किस अमाउंट पे दिखाएंगे, राइट। सो मेजरमेंट वुड टॉक अबाउट बोथ द एस्पेक्ट्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन की। तीसरा मुद्दा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन का मतलब है दोस्तों बैलेंस शीट पीएनएल के फेस पे उस आइटम को कैसे दिखाया जाना है। डिस्क्लोजर्स का मतलब था एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना ताकि अकाउंट ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो सके और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके। परफेक्ट एवरीवन। और ये सारा तामझाम करना था किस चीज के लिए? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। परफेक्ट एवरीवन। फिर हमने पढ़ा दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? हाँ, एक एक करके कौन बताना चाहेगा? यस बेटा। नॉन कंपेरेबिलिटी हटाते हैं ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज हो जाए। यस बेटा। रिड्यूस स्कोप ऑफ क्रिएटिव। देखा, क्रिएटिव अकाउंटेंट ने सबसे पहले कहा, मेरे हाथ काट दिए। लेकिन वो एडवांटेज है अकाउंटिंग की, क्रिएटिव अकाउंटिंग की स्कोप कम कर दी जाती है। और स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग का प्रोसेस बताया जाता है कि सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें। वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैल्यूएशन भी सब एक जैसे करें, तो गाइडेंस मिल जाती है कि अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। वो उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद यही सब चीजों से इसकी एडवांटेज ड्राइव की जा सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज हो जाती है, कंपेरेबल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, और डिस्क्लोजर्स की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एडवांटेज हो गई। लेकिन सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हंकी डोरी नहीं था दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी थी। कोई बताना चाहेगा क्या लिमिटेशंस है दोस्तों? तो सबसे पहले लिमिटेड इन स्कोप है दोस्तों। लिमिटेड इन स्कोप होने का मतलब है लॉ से ऊपर नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ के दायरे में ही अप्लाई हो सकते हैं, तो लॉ से ऊपर नहीं जा सकते। उसके अलावा जहां ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं वहां पे कौन सी ऑप्शन हम चूज करें हमारे लिए मुश्किल होगा दोस्तों। उसके अलावा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है दोस्तों, इन द सेंस एएस कहता है ये तरीके से ही करना है। मान लीजिए मेरा बिजनेस में वो सिनेरियो एप्लीकेबल ही नहीं है, मेरे बिजनेस की कंडीशन कुछ और है, सर्कमस्टेंस कुछ और है, लेकिन मेरे लिए वो ऑप्शन कवर ही नहीं करी गई। सो मेरी स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, उस दायरे में मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी काट दी गई है दोस्तों। राइट एवरीवन। उसके बाद हम पहुंचे दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन एंटिटीज पे अप्लाई होते हैं, किन पे अप्लाई होते हैं? तो कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो एंगेज है इन ईदर ऑफ द थ्री, कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी, चाहे उसका पार्ट भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस हो,
तो पूरे के पूरी एंटरप्राइज पे एएस अप्लाई हो जाएंगे। तो किस पे अप्लाई नहीं होंगे? जिसका बिल्कुल कोई भी पार्ट कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस ना हो, उसके ऊपर एएस अप्लाई नहीं होंगे। राइट दोस्तों। अब दोस्तों, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हैं? क्या अकाउंटिंग, अच्छा, क्या एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट क्या हमारे ऊपर मैंडेटरी है? तो हम कोई भी अगर रिपोर्ट दे रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट या कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं जिसमें अकाउंट्स के ऊपर कोई रिपोर्ट है, तो हमें तो ये बात जरूर बतानी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए या नहीं हुए। हमारे लिए तो मैंडेटरी है, हमारी पेरेंट बॉडी ने इशू किए हैं तो हमारे लिए मैंडेटरी है। बट व्हेन इट कम्स टू एंटरप्राइजेस, क्या एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है? तो सिर्फ उन एंटिटीज के लिए जिनका स्टैट्यूट जो उन्हें गवर्न करता है, अगर वो मांगता है कि एएस फॉलो करने मैंडेटरी है तो मैंडेटरी है, अदरवाइज नहीं है। राइट दोस्तों। एडवाइजेबल है, यस, लेकिन क्या मैंडेटरी है? वो उनको गवर्निंग लॉ से ही आएगा। जैसे कंपनीज को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट कहता है हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी है दोस्तों। तो मेंबर्स के लिए तो हर केस में मैंडेटरी है, लेकिन बिजनेसेस के लिए तभी मैंडेटरी है जब उनको कंप्लाई कर, उनको रेगुलेट करने वाला एक्ट अगर वो मैंडेटरी स्टेटस देता है, सिर्फ तभी मैंडेटरी है। राइट एवरीवन। नाउ, कौन सी आइटम्स पे एएस अप्लाई होते हैं? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे बिजनेस के लिए मान लीजिए मैंडेटरी है, मेरा बिजनेस इंडस्ट्रियल कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी में है, मुझे अप्लाई भी करने हैं। क्या मेरे फाइनेंशियल में आने वाली सारी आइटम्स एएस से कंप्लाई करनी चाहिए? द आंसर इज सिर्फ मटेरियल आइटम्स पे एएस अप्लाई होने चाहिए। तो एएस की जो प्रिंसिपल्स है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के दायरे में ही अप्लाई की जाती है। मटेरियलिटी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर मटेरियलिटी है। मटेरियलिटी का मतलब क्या था दोस्तों? व्हाट इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन? सिग्निफिकेंट, यानी, और उसको अगर डिफाइन करना हो, व्हाट विच इंफॉर्मेशन विल यू डीम एज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन? जो एक यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट करती है, दैट इंफॉर्मेशन इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन। राइट एवरीवन। अब इस मटेरियल को डिसाइड करने के लिए कि क्या इंफॉर्मेशन मटेरियल है क्या नहीं है, दो फैक्टर्स की हमने बात की थी, क्या क्या? रिलेटिव अमाउंट और नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। रिलेटिव अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं दोस्तों। 1 लाख रुपए वाला एग्जांपल लिया था हमने, वो किसी बिजनेस के लिए मटेरियल हो सकता है, किसी बिजनेस के लिए इमटेरियल हो सकता है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखिए, किसी चीज के रिलेशन में कंपेयर करके देखिए, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव देखिए। और दूसरा था दोस्तों नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, अगर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है तो वो इंफॉर्मेशन वैसे ही आपके लिए मटेरियल है। तो मटेरियलिटी क्लॉज को अप्लाई करते हुए अपनी फाइनेंशियल आइटम्स पे एएस अप्लाई कीजिए। कैलकुलेटर वाला एग्जांपल भी हमने लिया था दोस्तों। वैसे तो कैलकुलेटर पीपी की डेफिनेशन में आ जाएगा दोस्तों, लेकिन फिर भी हम उसे एक ही साल में एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं, हम उसे पीपी नहीं मानते क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्वड इज इमटेरियल। तो एएस 10 का वायलेशन भी अगर हम कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज दैट आइटम इज इमटेरियल। ठीक है दोस्तों। फिर इंडिया में दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शॉर्ट में इंडेस कहते हैं। राइट दोस्तों। इसको, इन एएस को भी हमने फर्दर दो बार से डिवाइड किया था, कंपनीज के लिए और नॉन कंपनीज के लिए। पहले बताइए, नॉन कंपनीज के लिए एएस कौन इशू करता है? आईसीएआई इशू करता है, और वो सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड्स है, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो नॉन कंपनीज के लिए इंड एएस नहीं है दोस्तों। तो नॉन कंपनी के लिए एएस इशू होते हैं और वो सिर्फ आईसीआई इशू कर सकता है। कंपनीज के लिए एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशू करता है इन कंसल्टेशन विद नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट दोस्तों। और कंपनीज के लिए दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से? यही दोनों, एक एएस और एक इंड एएस। राइट एवरीवन। वो दोनों ही एमसीए ने नोटिफाई किए हुए हैं, एएस भी और इंड एएस भी। इंड एएस किस पे अप्लाई होते हैं? बड़ी। हमने पिछली क्लास तक जाते जाते इसे कह दिया था, इंड एएस अप्लाई होते हैं बड़ी कंपनी पे। बट वो बड़ी कंपनी का मतलब क्या है आज की क्लास में समझेंगे दोस्तों। जय माता दी एवरीवन। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करने वाली अथॉरिटी नॉन कंपनीज के लिए आईसीआई और कंपनीज के लिए एमसीए इन कंसल्टेशन विद नफरा। थोड़ा सा हमने इनका बैकग्राउंड भी लिया था दोस्तों व्हेन वी टॉक्ड अबाउट नकास ऑल्सो, राइट ना। हालांकि वो अब आप लोगों के रेलेवेंस पे नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आपको पता हो तो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए, उसके बाद हमने डिड वी टॉक अबाउट दिस ऑल्सो दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनीज के लिए है
एएस और इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2006 में रूल्स आए थे, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 में एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया गया था, फिर से नोटिफाई कर दिया गया था, और अब नए रूल्स 2021 में आए जो पुराने रूल्स को रिप्लेस कर गए। तो एएस वाले जो रूल्स हैं वो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 में दिए हैं, और इंड एएस 2015 के रूल्स में आए थे, और 15 वाले रूल्स अमेंड होते रहते हैं। बेस रूल्स आज भी उन्हीं को रखा गया है, मास्टर रूल्स। तो 2015 वाले रूल्स और उसके बाद आई अमेंडमेंट्स के बेस पे ये अप्लाई होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसा मैंने पिछली क्लास में सिलेबस डिस्कस करते हुए कहा था दोस्तों, आपके इंटरमीडिएट लेवल में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाले गए हैं। तो आईसीआई वाले स्टैंडर्ड्स, कंपनी एमसीए वाले स्टैंडर्ड्स, वो सारे आपके कोर्स में कवर्ड है दोस्तों, राइट। हालांकि आज के टाइम पे एमसीए और आईसीआई वाले स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ही नहीं है, ऑलमोस्ट कॉपी कर दिए गए हैं, बिल्कुल दोनों मैच कर दिए गए हैं। इंड एएस आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में, तो सीए फाइनल का दायरा पूरा इंड एएस का होगा। इंटरमीडिएट का दायरा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है, और सीए फाइनल का दायरा पूरा इंड एएस का होगा। लेकिन कहां इंड एएस अप्लाई होते हैं, कहां एएस अप्लाई होते हैं, ये सारी बातें हम यहीं पे समझ लेंगे, ताकि जब आप आगे बढ़े तो आपको पता हो कौन सी एंटिटी को क्या फॉलो करना होता है। जय माता दी। चलिए दोस्तों, अगर यहां तक सबको समझ आता है तो अब बढ़ते हैं आगे। वैसे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दोस्तों? अभी हम बात एएस की कर रहे हैं, इंड एएस की बात नहीं कर रहे हैं, तो इंड एएस को छोड़िए, सिर्फ एएस पे। हाँ दोस्तों, एएस कितने हैं? तो 29 एएस इशू हुए थे, जिसमें से 2 एएस विड्रॉ हो चुके हैं, वो कहीं मर्ज हो चुके हैं किसी और एएस में और विड्रॉ हो चुके हैं। तो आज के टाइम पे इफेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 27 है, 27। एएस 6 और एएस 8, ये 2 एएस रोल बैक हो चुके हैं। एएस 6 पहले कभी डेप्रिसिएशन का एएस होता था, एएस 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एएस होता था। ये दोनों एएस अब हट चुके हैं, किसी और एएस में मर्ज हो चुके हैं। वैसे आप लोगों ने फाउंडेशन डेज में एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, किसी को याद है? डेप्रिसिएशन एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एएस 10, बिल्कुल सही बात है। तो डेप्रिसिएशन एज फार एज टेंजिबल एसेट्स का इज कंसर्न, वो एएस 10 में जा चुका है, और अमोर्टाइजेशन जो होता है इनटेंजिबल एसेट का, वो एएस 26 में है। परफेक्ट मेरे बच्चे। और एएस 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो एएस था, वो सारे का सारा इंफॉर्मेशन एएस 26 में जा चुका है, अगेन इंटेंजिबल्स के एएस में। तो ये 2 एएस अब एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिस्ट डाली है दोस्तों, ये नाम ओवर अ पीरियड याद करेंगे, क्योंकि हमें तो नाम नहीं, इसके अंदर का माल भी याद करना है, राइट। लेकिन ये लिस्ट सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए डाली है, तो एक बार फटाफट से नजर मार दीजिए। और एएस 6 और एएस 8 के आगे नोट लिखा है, वो एएस अब विड्रॉ हो चुके हैं, राइट। बस एक बार लिस्ट के नाम पढ़ दीजिए सिर्फ। तो इनमें से कोई है जो आप पहले से जानते हैं? कौन कौन सा? AS1 नाम सुना हुआ है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये 2 आपने नाम। AS3 भी सुना हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट दोस्तों। ओके, AS4 नाम नहीं सुना होगा, AS5 नहीं सुना होगा, चिंता नहीं कीजिएगा, हमने तो अंदर की चीजें पढ़नी है। AS6 विड्रॉ हो गया, AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का, AS8 विड्रॉ हो गया, AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। जिन लोगों ने बीकॉम के एग्जाम्स अभी दिए हैं, शायद AS9 का नाम सुना होगा। हाँ, ओके, नहीं आता होगा या नहीं आता होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वैसे तो क्लास में बीकॉम में अगर किसी एक बच्चे को भी आता हो तो सबको आता होता है। बीकॉम के पेपर तो ऐसे ही हो रहे थे ना, एक को आता है तो सबको आता है। सीए में ऐसा नहीं होता है। अब वालों का ऐसा नहीं है ना बेटा, अब वालों को तो जाके देना है। उसके बाद एएस, बाकी सीरीज भी एक बार फटाफट पढ़ते जाइए। AS10 है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये भी आप जानते हैं। AS11 नहीं जानते होंगे आप लोग। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स की अकाउंटिंग से डील करता है। AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। AS14 अमेलगमेशन। तो हमारे कोर्स में AS14 है दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, और हमारे कोर्स में अमेलगमेशन का एक चैप्टर भी है पूरा। तो हम जब अमेलगमेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर इस प्रिंसिपल से गवर्न होगा। तो हम अमेलगमेशन का चैप्टर और AS14 दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे साथ में ही, ठीक है जी। एक तीर से दो शिकार करेंगे। फिर AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, AS19 लीज अकाउंटिंग, लीजेस का, AS20 अर्निंग्स पर शेयर, AS21 कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS24 है
डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का AS 25 है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का AS 26 है, इनटैंजिबल एसेट्स का AS 27 है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स AS 28 है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का, और AS 29 है, ये नाम पक्का सुना होगा आप लोगों ने, सुना होना चाहिए, प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। नाम सुना है कभी? ओके, लेकिन किसी ने सुना है या नहीं सुना अभी वो मुद्दा नहीं है दोस्तों। अब जो भी है स्क्रैच से है, हमें ये नाम भी समझने हैं, इनके अंदर का सारा ज्ञान भी लेना है। तो दीज आर लाइक सेपरेट चैप्टर्स फॉर यू, इंडिविजुअल चैप्टर्स फॉर यू, राइट? तो चले दोस्तों, अब बेटा यहां देखें इंपॉर्टेंट एरिया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपने कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रक्चर को समझना है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे कंप्लायंसेस बताते हैं, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, ये मेजरमेंट है, ये एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन, ये किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो क्या एएस को कंप्लाई करने के लिए खर्चे होते होंगे? वुड दैट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर? डेटा को मेंटेन करना, डेटा को वैसा निकालना, उसके लिए मुझे क्वालिफाइड लोग भी चाहिए, और बहुत सारी चीजें बाहर के लोगों से वैल्यूएशंस भी करवानी पड़ती हैं, तो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, खर्चा इन्वॉल्व होता है। हर बिजनेस ये सारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता है दोस्तों। तो बिजनेस तो छोटे से लेके बहुत बड़े तक हर तरह के बिजनेस होते हैं, हर बिजनेस ये सारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो किन एंटिटीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, उसके लिए लेवल्स बनाए गए हैं। लेवल्स का मतलब बिजनेस को डिवाइड किया गया है कि कौन सा बिजनेस सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, कौन सा बिजनेस कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, उसे कुछ छूटें दी जाएंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस पर्पस के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ एवरीवन, हमने जब एएस की बात की थी तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, नॉन कंपनी और कंपनी। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ नॉन कंपनी वाली। तो नॉन कंपनी वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी ये एएस किसने डिसाइड किए थे? आईसीआई। तो नॉन कंपनी वालों की एप्लीकेबिलिटी भी गिवन बाय आईसीआई। तो आईसीआई इनकी एप्लीकेबिलिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी सारे बिजनेसेस पे एएस जिन पे अप्लाई होने हैं आईसीआई 4 लेवल्स में डिवाइड करता है। वी कॉल देम एज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 3 एंड लेवल 4, बस ये 4। एंड दीज आर बेसिकली लार्ज एंटिटीज, मीडियम एंटिटीज, स्मॉल एंटिटीज एंड माइक्रो एंटिटीज। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस सारी एंटिटीज को 4 भागों में बांटा गया है, लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक। ये लार्ज, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो ये नाम हम देते हैं ताकि आप समझ सके। लेवल 1 बड़ी एंटिटीज को बोला गया, लेवल 2 उनसे थोड़ी छोटी लेकिन फिर भी मीडियम साइज, लेवल 3 बोला गया छोटी को, और लेवल 4 बोला गया बहुत छोटी को। ठीक है दोस्तों, ये लेवल्स में डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है बड़ी एंटिटीज। बड़ी एंटिटीज हैं तो ये खर्चे अफोर्ड कर सकती हैं, इन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई छूट नहीं देंगे। वी विल नॉट प्रोवाइड एनी रिलैक्सेशन, एनी एग्जेम्पशन टू लेवल 1 एंटिटीज। इन्हें सारे के सारे एएस पूरे पूरे फॉलो करने होंगे। लेवल 2 एंटिटीज लेवल 1 से थोड़ी छोटी हैं लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है, इन्हें छूट दी जाएंगी बट कुछ छूटे, सो दे वुड बी प्रोवाइडेड सम रिलैक्सेशंस फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेवल 3 एंटिटीज को लेवल 2 वाली छूटें तो मिलेंगी, उसके अलावा और भी कुछ छूटें मिलेंगी, मतलब छूटों का लेवल बढ़ता जाएगा। सो रिलैक्सेशन और एग्जेम्पशंस थोड़ी बढ़ती जाएंगी। यहां पर नो, यहां पर थोड़ी, यहां पर थोड़ी ज्यादा, और यहां पर और ज्यादा। सो ये लेवल्स डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है दोस्तों, किसको कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। रिलैक्सेशन और एग्जेम्पशन जब मैं कहता हूं दोस्तों तो उसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे लेवल 4 एंटिटी पे कोई एएस अप्लाई ही ना हो। सो जो 27 एएस है उनमें से एक एएस, 2 एएस ऐसे हैं जो मान लो लेवल 4 पे पूरे पूरे अप्लाई नहीं होते, राइट? ऐसा भी हो सकता है कोई एएस तो आपके ऊपर अप्लाई होता है लेकिन एएस के कुछ पैरा आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर पैरास होते हैं, तो आपके ऊपर एएस तो अप्लाई होता है लेकिन कुछ पैरा आपके ऊपर से हटा दिए गए, आपके ऊपर नहीं एप्लीकेबल। सो यू गेट सम रिलैक्सेशन, यू गेट सम एग्जेम्पशंस फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो क्या एग्जेम्पशन है, क्या रिलैक्सेशंस है,
ओवर अ पीरियड समझेंगे, याद करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ समझने की जरूरत होगी। अभी काम है ये समझना कि 4 लेवल्स क्या बनाए गए हैं, उन 4 लेवल्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इन 3 लेवल्स को हम एक कैटेगरी में क्लासिफाई करके कह देते हैं एमएसएमई। एमएसएमई इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो इज लेवल 4, स्मॉल इज लेवल 3, मीडियम इज लेवल 2 एंड द फर्स्ट वन इज अ लार्ज साइज एंटिटी। जय माता दी एवरीवन। अब क्या लेवल 1 में आता है, क्या लेवल 2 में आता है, क्या 3 में आता है, क्या 4 में आता है, अब उसका क्राइटेरिया समझने जा रहे हैं। पहले ऑब्जेक्टिव समझ आता है दोस्तों, लेकिन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट नॉन कंपनी एंटिटीज। इज दैट ओके एवरीवन? चलिए, तो सबसे पहले लेवल 1 एंटिटीज को डिसाइड किया गया है। लेवल 1, और मैं चाहूंगा लिखना कुछ नहीं है, 2 मिनट के लिए सामने देखना है सिर्फ। सो एवरीवन, लेवल 1 के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया, इफ अ कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, यानी उसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। बेटा लिस्टेड कंपनी नहीं, लिस्टेड एंटिटी। हमारी एंटिटी लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, चाहे इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो हम आपको बड़ी एंटिटी मानेंगे, और बड़ी एंटिटी मानेंगे तो आपके ऊपर कोई छूट नहीं होगी। तो ऑल लिस्टेड एंटिटीज, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड, या कोई कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। जैसे आप समझते हैं दोस्तों, जब लिस्टिंग होती है तो सेबी के पास आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, आरएचपी वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए हैं, आप इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। अगर आप इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, तो भी आप लेवल 1 एंटिटी कहलाएंगे। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? सेकेंड क्राइटेरिया, तो या तो पहला क्राइटेरिया पूरा हो जाए या दूसरा क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों, एंटिटी engaged in banking और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी एंटिटी अगर बैंकिंग बिजनेस में है, इंश्योरेंस के बिजनेस में है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी कहलाएगी लेवल 1 एंटिटी। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम बाय डिफॉल्ट बड़ा मान लेंगे, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व हो जाती है इनके साथ। बैंकों में पैसा रखवा रहे हैं लोग, तो बैंक लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोग पैसा बोरो करते हैं, उन्हें लेंड करते हैं, तो इसीलिए ये सब में पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है। इन्हें हम बाय डिफॉल्ट बड़ा मानेंगे और कोई छूट नहीं देंगे इन एंटिटीज को। ठीक है दोस्तों, तीसरी और चौथा क्राइटेरिया दोस्तों, ये मॉनेटरी लिमिट्स पे, जब हम बड़े छोटे की बात कर रहे थे, सबके दिमाग में आ रहा था कि कोई मॉनेटरी लिमिट्स होंगी। वो क्राइटेरिया मॉनेटरी लिमिट्स पे। पहला क्राइटेरिया दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज एक्सक्लूडिंग अदर इनकम्स। अगर किसी बिजनेस का रेवेन्यू इज मोर देन 250 करोड़, इज मोर देन 250 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी बिजनेस का रेवेन्यू 250 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, तो वो कहलाएगा लेवल 1 एंटिटी। 250 करोड़ तक नहीं दोस्तों, 250 करोड़ से ज्यादा है। राइट दोस्तों, टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। नेक्स्ट दोस्तों, अगर किसी बिजनेस की बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ से ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर आपकी बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आप लेवल 1 एंटिटी है। बोरोइंग्स के आगे कुछ लिखा है दोस्तों, इंक्लूडिंग, आपने पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हुए हैं, पब्लिक डिपॉजिट, वो मिलाकर भी अगर आपकी बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ तक नहीं, 50 से ज्यादा है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों मान लीजिए
पिछले साल में हमारी बोरोविंग्स 70 करोड़ रुपए थी, 70 करोड़, और 31 मार्च से पहले लास्ट ईयर हमने अपनी बोरोविंग रीपे कर दी। मैं लिखता हूं, देखिएगा, मेरा पिछला साल 2022-23 था दोस्तों। मान लीजिए मेरा करंट ईयर 2023-24 है, तो मेरा लास्ट ईयर वॉज 22-23। 1 अप्रैल 22 से लेकर 30 मार्च 2023 तक हमारी बोरोविंग्स 70 करोड़ थी, 70 करोड़, और 31 मार्च के दिन हमने बोरोविंग्स रीपे कर दी 30 करोड़ की। तो जब एज एट 31 मार्च देखोगे दोस्तों, एज एट 31 मार्च 2023 बोरोविंग्स कितनी दिखाई देंगी? 40 करोड़। तो अगर हम 40 करोड़ देखते हैं तो क्या हम डी क्राइटेरिया में फॉल करेंगे दोस्तों? डी क्राइटेरिया क्या है? बोरोविंग्स मोर देन 50 करोड़, लेकिन हमारी तो 40 है। लेकिन हमें यह नहीं देखना दोस्तों कि साल के एंड में कितने की है। अगर साल के किसी भी टाइम आपकी बोरोविंग्स 50 करोड़ से ज्यादा थी तो आप लेवल 1 है। क्या पिछले साल में किसी भी टाइम आपकी बोरोविंग 50 करोड़ ज्यादा थी ना 70 करोड़, तो आप लेवल 1 एंटिटी कहलाएंगे। चाहे साल के एंड में 50 करोड़ से कम भी हो, साल के दौरान चाहे किसी भी टाइम, किसी भी टाइम का मतलब दोस्तों इट कुड आल्सो बी लाइक दिस। मान लीजिए दोस्तों 1 अप्रैल 2022 के दिन हमारी बोरोविंग्स 70 करोड़ थी और हमने साल की शुरुआत में ही ऑन 1 अप्रैल वी रीपेड 30 करोड़। इसके बाद हमारी पूरे साल बोरोविंग्स 40 करोड़ की रही। साल के एंड में भी कितने की होगी? 40 करोड़। लेवल 1 या नहीं? लेवल 1 है। क्यों? एट एनी टाइम अगर किसी मोमेंट पे भी आपकी बोरोविंग्स 50 करोड़ से ऊपर थी तो आप कहलाएंगे लेवल 1 एंटिटी। बात समझ आती है दोस्तों? तो यस बेटा, बिल्कुल सही बात है बेटा। कब आप अगले सालों में क्या होगा, कब आपको लेवल 1 से लेवल 2 कर सकते हैं या लेवल 2 से लेवल 1 कर सकते हैं, अगले टॉपिक में समझेंगे। बट पहले तो लेवल्स क्या है वो समझते हैं, फिर सोचेंगे अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, वो कैसे होगा, वो सारी बातें देखेंगे। ठीक है जी। अभी तो लेवल्स की बात करें तो अभी तक 4 क्राइटेरिया की बात करी दोस्तों। ये सारे और कंडीशंस हैं, एक पांचवा भी आने वाला है, लेकिन पांचों और कंडीशंस हैं। और का मतलब इनमें से कोई एक पूरी हो जाए तो आप कहलाएंगे लेवल 1 एंटिटी। पहली कंडीशन है दोस्तों, या तो आप लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। कोई भी सिक्योरिटी, चाहे आपका इक्विटी चाहे आपका डेट, एनी सिक्योरिटी इफ इट्स अ लिस्टेड देन यू कॉल्ड अ लिस्टेड एंटिटी। तो कोई भी अगर आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया, या आप इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, आप कहलाएंगे लेवल 1 एंटिटी। दूसरा, या तो आप बैंकिंग सेक्टर में है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इंश्योरेंस सेक्टर में है, आप कहलाएंगे लेवल 1 एंटिटी। तीसरा और चौथा क्राइटेरिया मॉनेटरी लिमिट्स पे। तीसरा क्राइटेरिया टर्नओवर पे, टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम्स। अगर आपकी पिछले साल 250 करोड़ से ज्यादा है तो आप लेवल 1 एंटिटी है। अब रुकिएगा, क्या टर्नओवर भी किसी पॉइंट पे देखना है या पूरे साल का? टर्नओवर इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, टर्नओवर इज नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक समझते हो ना दोस्तों, एज एट वाला, और फॉर द ईयर होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। टर्नओवर या सेल्स तो होती है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए पिछले पूरे साल का टर्नओवर अगर 250 करोड़ से ज्यादा है तब आप लेवल 1 एंटिटी है। बोरोविंग्स का चौथा क्राइटेरिया, बोरोविंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर आपकी पिछले साल में किसी भी टाइम पे 50 करोड़ से ज्यादा है तो आप है लेवल 1 एंटिटी। जय माता दी। इज दैट ओके बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, या दोनों? सारी बोरोइंग्स मिलाकर भी 50 करोड़ से ज्यादा है तो आप लेवल 1 है। जय माता दी एवरीवन। और ई, फिफ्थ क्लॉज है दोस्तों, होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ ए टू डी। मतलब अगर कोई लेवल 1 एंटिटी है तो उसकी होल्डिंग एंटिटी भी लेवल 1 कहलाएगी, उसकी सब्सिडरी भी लेवल 1 कहलाएगी। अगर परिवार में एक भी बच्चा अमीर हो गया तो पूरा परिवार अमीर माना जाएगा, ऐसा मान लीजिए। तो अगर इस परिवार में एक भी एंटिटी बड़ी मान ली गई
तो परिवार की बाकी एंटिटीज भी बड़ी हो जाएंगी। बड़ी का मतलब पापा बड़े हो जाएंगे, बच्चा बड़ा हो जाएगा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी सबको बड़ा मान लिया जाएगा। इज दैट ओके एवरीवन? सब हो मेरे साथ? तो बेटा सबसे पहले चेक करना है, नॉन कंपनी है तो हम सीए इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में है, और सीए इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में है तो पहले चेक करना है क्या हमारी एंटरप्राइज इन 5 में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अगर करती है तो हम कहलाएंगे लेवल 1। अगर ये पांचों ही सेटिस्फाई नहीं होते फिर हम या तो 2 हो सकते हैं, लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4। अगले लेवल पे चलिए, लेवल 2 पे बढ़ा दूं आगे। तो लेवल 2 क्या होगा? अब 2 मिनट के लिए सामने देखिएगा, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3 और ये लेवल 4। मुझे बताएं दोस्तों, अगर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग एंटिटी है, वो कहां फॉल करेगी? क्या उसमें मुझे टर्नओवर देखने की जरूरत है? क्या उसमें बोरोइंग्स देखने की जरूरत है? या बाय नेचर ही वो लेवल 1 में फिट कर दी गई? बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल है, लेवल 1 में आ गया। लिस्टेड एंटरप्राइज है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, लेवल 1 में आ गया। वहां कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं, राइट? लेकिन मॉनेटरी लिमिट्स वाले 2 क्राइटेरिया थे। कौन कौन से क्राइटेरिया? एक टर्नओवर, टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम्स। अदर इनकम्स का मतलब होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दोस्तों। जैसे बिजनेस, मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है और मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं कहीं इन्वेस्टमेंट करके, वो मेरी ऑपरेशन से आने वाली इनकम नहीं है, वो मेरा टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा, अदर इनकम, उसे छोड़ते हुए। और दूसरा क्राइटेरिया था दोस्तों बोरोइंग्स का, बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। तो यहां लिमिट्स कैसे डाली गई है दोस्तों? लेवल 1 में लिमिट क्या थी? 250 करोड़ से ऊपर, और ये था, ठीक है जी। अब लेवल वाइज लिमिट्स देखिएगा, इसकी लिमिट है 50 करोड़ या उससे ऊपर टर्नओवर, लेकिन 250 करोड़ तक, सॉरी बेटा, 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ तक, लेवल 2। पहला वाला लेवल क्या था? 250 से ऊपर। दूसरा है 50 से ऊपर लेकिन 250 तक। तीसरा लेवल है 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो, 50 करोड़ तक। लेवल 4 को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, अभी बात करेंगे। नहीं नहीं, अभी बात करेंगे। पहले लेवल 3 तक लिमिट समझ आती है, 250 से ऊपर, 50 से ऊपर और 10 से ऊपर। 10 से ऊपर मतलब कहां तक? 50 तक, क्योंकि 50 से ऊपर होते ही अगले लेवल पे चले जाओगे। 50 से ऊपर कहां तक? 250 तक, क्योंकि 250 से ऊपर होते ही लेवल 1 में आ जाओगे। अब ये लिमिट्स पे आते हैं। 50 करोड़, अगली बोरोइंग की लिमिट है दोस्तों 10 करोड़ बोरोइंग्स से लेकर 50 करोड़ तक, 10 से 50, और 2 करोड़ बोरोइंग्स से 10 करोड़ तक। तो बोरोइंग्स के लिए लिमिट है 2, 10, 50। 50 करोड़ से ऊपर हुए तो लेवल 1, 10 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक लेवल 2, 2 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक लेवल 3। जय माता दी। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया अब लिस्ट डाउन कर दूं दोस्तों, लिस्टेड या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, वो कहां जाएगी दोस्तों? लेवल 1। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कहां जाएगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेवल 1। जय माता दी। होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अबव, वो कहां जाएगी? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल 3 में फॉल नहीं करता वो लेवल 4, अदर देन लेवल 1, 2, 3। जो 1, 2, 3 में कवर नहीं होती वो सारी एंटिटीज लेवल 4 कहलाएंगी। रुकिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारी एंटिटी लेवल 1 में फॉल करती है। अगर लेवल 1 में फॉल नहीं करती तब हम जाएंगे। तो लेवल 2 का मतलब क्या हुआ? लेवल 2 का मतलब यह होगा, इट इज नॉट लेवल 1 एंड नीचे वाली कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए। मेरी बात समझे दोस्तों? लेवल 1 उसने सेटिस्फाई नहीं किया, तभी तो मैं लेवल 2 चेक कर रहा हूं, और लेवल 2 चेक करने आया, वहां 2 कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई एक पूरी हो जाए, 2 नहीं 3 कंडीशंस हैं, इनमें से कोई एक पूरी हो जाए तो आप कहलाएंगे लेवल 2। एक लिमिट है टर्नओवर बेस्ड, दूसरी लिमिट है बोरोइंग बेस्ड। और अगर आप लेवल 2 बन जाते हैं
तो आपकी होल्डिंग और सब्सिडरी भी लेवल 2 ही कहलाएगी। जय माता दी। एक एंटिटी लेवल 1 थी, लेवल 1, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी क्या कहलाएगी? लेवल 1। अगर हमारी एंटिटी या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी लेवल 1 में फॉल नहीं करती, तभी तो हम लेवल 2 पे गए। हमारी एंटिटी लेवल 2 वाला क्राइटेरिया पूरा करती है, वो लेवल 1 नहीं थी, हम लेवल 2 पे आ गए, लेवल 2 चेक किया, क्राइटेरिया पूरा हो गया, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी लेवल 2 कहलाएगी। इतनी बात समझ आती है दोस्तों? अगर लेवल 2 वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो हम जाएंगे लेवल 3 पे। तो लेवल 3 का मतलब क्या होगा? इट इज नॉट लेवल 1 एंड लेवल 2। वो ना लेवल 1 है ना लेवल 2 है, एंड लेवल 3 वाला कोई क्राइटेरिया पूरा करती है। टर्नओवर वाला 10 से ऊपर 50 तक, बोरोइंग वाला 2 से ऊपर 10 तक एट एनी पॉइंट, या लेवल 3 है और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी बाय डिफॉल्ट लेवल 3 कहलाएंगी। अब जो एंटिटी ना लेवल 1 हुई, ना 2 हुई, ना 3 हुई, वो एंटिटी कहलाएगी लेवल 4। जल्दी बोलो, बात समझ आती है? ये है 4 लेवल्स दोस्तों, टेकिंग यू टू द लेवल्स दोस्तों। पहले ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऊपर हेडिंग पढ़िए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस टू नॉन कंपनी एंटिटीज। तो नॉन कंपनी यानी आईसीआई द्वारा दिया गया ये क्लासिफिकेशन है, लेवल 1 2 3 4। लेवल 1 is large size, level 2 is medium, level 3 is small and level 4 is micro। और 2 3 4 को हमने नाम दे दिया एमएसएमई। एमएसएमई की वैसे फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उल्टा है, माइक्रो इज 4 3 2, इस तरह से नाम एमएसएमई। लेवल 1 क्राइटेरिया पढ़े, ये वर्बैटिम है जो आईसीआई की गाइडलाइंस में है, मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाया, अब उनको टेक्निकल वर्ड्स में पढ़िए। पढ़ लिया बेटा? डन। अब ये बता दीजिए, पांचों कंडीशन पूरी होनी है या 5 में से कोई एक? तो इट्स नॉन कंपनी एंटिटीज विच फॉल इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन 5 में से कोई एक कैटेगरी, दे विल बी क्लासिफाइड एज लेवल 1। पहला, जिनकी सिक्योरिटीज या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया। दूसरा, आप बैंक्स हैं इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एंटिटीज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस है, इनके लिए कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं, पहली 2 कैटेगरीज के लिए। तीसरा, बाकी सारी एंटिटीज जो लिस्टेड ना हो, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ना हो, जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस ना हो, वो सारी एंटिटीज जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। ये क्यों बोला गया होगा दोस्तों? इन्हीं पे तो एएस अप्लाई होते हैं। अगर कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस ना होते तो एएस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होने थे। तो बाकी सारी एंटिटीज जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, अगर उनका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम 250 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल में, जय माता दी। All entities engaged in commercial industrial business activities having borrowings including public deposits in excess of 50 crores at any time during the immediately preceding accounting year, jai mata di। And lastly, holding and subsidiary entities of ऊपर वाले की होल्डिंग सब्सिडरी भी बाय डिफॉल्ट लेवल 1 हो जाएगी। ठीक है जी। लेवल 2 में क्या मिलना चाहिए आपको? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जो लेवल 1 ना हो और फिर 3 में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर दे। ये लीजिए दोस्तों, पहले स्ट्रक्चर को देखिए, क्या वैसा ही दिख रहा है? पहली लाइन पढ़े, नॉन कंपनी एंटिटीज विच आर नॉट, तो पहला तो लेवल 1 में अगर फॉल कर गया तो हम वही रुक गए, वहां नहीं पूरा हुआ तो हम यहां आए, तो लेवल 1 नहीं है, बट फॉल इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर क्लासिफाइड एज। पहला क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया टर्नओवर बेस्ड एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, और क्राइटेरिया क्या था दोस्तों? लेवल 2 में
टर्नओवर पहले 250 था, अब 50, तो 50 से ऊपर और 250 तक। इट एक्सीड्स 50 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग काउंटिंग ईयर। और बोरोइंग के लिए लिमिट क्या थी? 10 से ज्यादा 50 तक। सो बोरोइंग्स इन एक्सेस ऑफ 10 crores but not in excess of rupees 50 crores at any time during the immediately preceding accounting year or holding and subsidiary companies entities of any one of the above। जय माता दी। लेवल 3 पे जा रहे हैं। लेवल 3 में क्या मिलना चाहिए? जो लेवल 1 2 ना हो और इन तीन में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करे। पहला क्राइटेरिया बोलते जाओ। अब टर्नओवर कितना? 10 से ऊपर 50 तक, बोरोइंग 2 से ज्यादा 10 तक, और होल्डिंग और सब्सिडी इनकी। पढ़िए दोस्तों। जय माता दी। एवरीवन, बढ़ जाऊं आगे। लेवल 4 में क्या मिलना चाहिए? और कोई क्राइटेरिया नहीं। जो 1 2 3 नहीं है वो लेवल 4 एंटिटीज। बस दोस्तों, क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मुझे बताइए, क्या लेवल 1 की मॉनेटरी लिमिट्स याद होती है आपको? 250 से ऊपर और बोरोइंग था। बस अगले लेवल्स पे इसका 1/5 है दोस्तों। 250 से 50, 50 से 10। जय माता दी। बोरोइंग की शुरू ही कहां से हुई थी? 50 से 10, 10 से, बस इतना ही है, हो जाएगा। ओके एवरीवन, लेवल 1 2 3 4 क्लासिफाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? कि आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है, एग्जेम्पशन दी जा रही है। जितने ज्यादा आप छोटे हैं उतनी ज्यादा एग्जेम्पशन मिलेंगी, जितने आप बड़े हैं उतनी कम एग्जेम्पशन होगी। लेवल 1 पे कोई एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन नहीं होगी। इतनी बात समझ आती है दोस्तों? अब मुद्दा आता है दोस्तों विद रिगार्ड टू क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। इन द सेंस, बच्चे ने एक सिनेरियो पूछा, सर पिछले साल तक हम लेवल 2 थे, इस साल हम लेवल 1 हैं, या पिछले साल हम लेवल 1 थे, इस साल हम लेवल 2 हैं, तो क्या करना है? ऐसी बातों को टैकल करता हुआ सीए इंस्टीट्यूट ने इन्हीं क्राइटेरिया के साथ कुछ गाइडलाइंस दी। अब उन गाइडलाइंस को देखने जा रहे हैं दोस्तों। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी, पहले से सुनते चलिएगा दोस्तों। अगर मैं एक एमएसएमई हूं, यानी लेवल 2 3 या 4 एंटरप्राइज हूं, तो मुझे अपने नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ ये डिस्क्लोजर देना है कि मैं कौन से लेवल का एमएसएमई हूं। तो मुझे बताना है आई एम एमएसएमई, मैं कौन से लेवल का एमएसएमई हूं, यानी लेवल 2 हूं, 3 हूं या 4 हूं। और अगर मैंने सारी छूटें ली हैं जो छूटें मुझे दी गई थी, तो मुझे सिर्फ ये बताने की जरूरत है मैंने एएस को उस हद तक फॉलो किया जिस हद तक मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं। मतलब एज अ यूजर, अ फाइनेंस कम्युनिटी के यूजर्स आर एक्सपेक्टेड टू नो कि लेवल 1 2 3 पे क्या क्या अप्लाई होता है, लेवल 1 2 3 4 पे क्या क्या अप्लाई होता है। अगर मैं अपने नोट्स में ये बता रहा हूं कि आई एम अ लेवल 2 एमएसएमई और मैंने एएस को उस हद तक फॉलो किया जिस हद तक मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं, तो यूजर वुड अंडरस्टैंड कि मेरे ऊपर क्या अप्लाई नहीं होता और मैंने क्या फॉलो नहीं किया होगा। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? अगर मैं लेवल 3 हूं तो मैं बताऊंगा आई एम एन एमएसएमई, I am a level 3 MSME and I have applied AS to the extent applicable to me. Same way level 4. अगर level 1 हूं तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छूटी कौन सी ली है, तब तो सारे AS फॉलो किए हैं, तो फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट पढ़िएगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर, अगर आपने ऑल एग्जेम्पशंस आर अवेल्ड, तो डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्पशंस अवेल्ड, अगर सारी एग्जेम्पशन आप अवेल करते हैं तो पढ़िएगा दोस्तों, an MSME which avails the exemptions or relaxation given to it shall disclose by way of a note to its financial statements the fact that it is an MSME, the level of MSME, and that it has complied with the accounting standards in so far as they are applicable to entities falling in level 2 or level 3 or level 4 as the case। मतलब हमने लेवल 2 वाले सारे एस फॉलो किए, या लेवल 3 वाले जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं सारे एस हमने फॉलो किए, या लेवल 4 वाले सारे। तो अगर आपने सारी एग्जेम्पशंस ली हैं तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं कौन कौन सी एग्जेम्पशंस ली है, आपको सिर्फ एक जनरल डिस्क्लोजर देना है
पहला डिस्क्लोजर आप एमएसएमई है, दूसरा डिस्क्लोजर आपका लेवल, और तीसरा डिस्क्लोजर कि जो जो एएस हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं और जिस हद तक होते हैं हमने वो सारे फॉलो किए हैं। जय माता दी एवरीवन। पक्का? अब बेटा कहानी शुरू कहां से हुई? अगर सारी एग्जेम्पशंस ली जा रही है तो इसका एक मतलब ये भी हुआ क्या पार्ट एग्जेम्पशन भी ली जा सकती है? मतलब एएस ने मुझे, आईसीआई ने कहा आप हो लेवल 4, आपको ये 10 छूट मिल रही है, 10 एग्जेम्पशंस, 10 रिलैक्सेशंस। अगर मैं सारी लेता हूं तो मैं यहां फॉल करता हूं, क्या मैं पार्ट भी ले सकता हूं? यानी मैं ये कहूं 6 छूट तो लूंगा, 4 छूट मुझे नहीं चाहिए, मैं डिस्क्लोज करूंगा, मैं वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंप्लाई करूंगा, डिस्क्लोज करूंगा अपने नोट्स में। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसी कैटेगरी में हूं, मैं पार्शियल एग्जेम्पशन ले रहा हूं, तो मुझे क्या करना है? 3 चीजें करनी है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा दोस्तों। अगर आप पार्शियल एग्जेम्पशन अवेल कर रहे हैं तो पहले तो ये बताइए कौन कौन से एएस से रिलेटेड आपने एग्जेम्पशन अवेल करी है। अभी तक क्या था? क्या ये बताना था कि कौन कौन सी एग्जेम्पशन अवेल करी है? क्या बताना था? कि हमने उन एएस से कंप्लाई किया जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर आपको 10 छूट मिलती है और आपने सिर्फ पार्ट ही ली है, तो पहली चीज बताइए कौन कौन सी छूटें, किस किस एएस के रिस्पेक्ट में आपने छूटें अवेल की हैं। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? दूसरा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज यस, लेकिन मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। मैलाफाइड इंटेंशन का मतलब कुछ इंफॉर्मेशन मेरे फायदे की है, अगर मैं बता दूं तो शेयर होल्डर को मैं ड्यूप कर सकता हूं या इन्वेस्टर्स को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूं, तो वो तो मैं बताना चाहता हूं। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन अगर मैं बताता हूं तो मेरे लिए नेगेटिव है, वो मैं नहीं बताना चाहता। ऐसा काम नहीं चलेगा। पार्शियल वाला काम किसी को डिसीव करने की इंटेंशन से नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ आती है? हम आपको पूरी छूट दे रहे हैं, सारी ले लीजिए जो जो आपको दी गई है, लेकिन पार्ट ले रहे हो, पार्ट नहीं ले रहे हो, और जो पार्ट ले रहे हो अपने मैलाफाइड इंटेंशन से ले रहे हो, डिसीव करने के पर्पज से, नहीं अलाउड होगा। राइट? ये कहना बड़ा आसान होता है दोस्तों, लेकिन रोक सकते हो किसी को? अब इसके दिल में अगर चोर है तो है, रोकना मुश्किल काम है। लेकिन एएस टेक्निकली तो ये बात बोल देगा दोस्तों, गाइडलाइंस ये बात बोल देंगी कि मैलाफाइड इंटेंशन या डिसीव करने के पर्पज से आप ये काम नहीं कर सकते। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने पार्शियल एग्जेम्पशन ली है, इसका मतलब यह हुआ 10 में से 6 छूट आपने अवेल करी, 4 नहीं अवेल करी। जो नहीं अवेल करी वो इंफॉर्मेशन आपको एएस के अकॉर्डिंग ही करनी है। वो आप ये नहीं कह सकते देखो इस 4 के लिए मुझे छूट मिली हुई थी, इनको मैं जैसे मर्जी करूं, वो नहीं चलेगा। जो छूट आप अवेल नहीं कर रहे हो वो छूटें फिर एएस के अकॉर्डिंग ही आपको डिस्क्लोज करनी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सिर्फ एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन देखता हूं, आप लोगों ने कंपनी का पीएनएल देखा है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मैं अभी नॉन कंपनी की बात कर रहा हूं, लेकिन कंपनी से रिलेट कर रहा हूं सिर्फ एक एग्जांपल को। कंपनी के पीएनएल में अगर किसी में आपने ध्यान से देखा हो, आखिरी में एक आइटम आती है विच इज कॉल्ड अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। किसी ने देखा दोस्तों? अर्निंग्स पर शेयर। सिर्फ नाम में ही सब कुछ है, नाम को सोचो, अर्निंग पर शेयर। कौन सा शेयर? शेयर तो दो तरह के होते हैं, पर प्रेफरेंस या पर इक्विटी। पर इक्विटी शेयर, इसका मतलब हुआ हर इक्विटी शेयर पे कितना कमाया, हर इक्विटी शेयर पे कितना कमाया। एंड दैट इज बेसिकली पैट, जो प्रॉफिट हम कमाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पहले किसको बिलोंग करता है? सारे शेयर होल्डर्स को। पैट जो कमाते हैं दोस्तों, वो पहले प्रेफरेंस को बिलोंग करता है, फिर बिलोंग करता है इक्विटी को। तो पैट में से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देता हूं तो बचता है इक्विटी वालों की अर्निंग्स। इक्विटी वालों की अर्निंग्स मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है। अगर मैं आपको ये बोलूं इक्विटी वालों के लिए हमने 1 करोड़ रुपया कमाया और मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं, हमने कमाया 1 करोड़ और 1 लाख शेयर्स हैं, पर शेयर कितना कमाया? क्या क्या मैं कह सकता हूं 100 रुपए कमाए? सामने देखिएगा दोस्तों, लेट्स सी एवरीवन। नाम दे रहा हूं दोस्तों अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर, इसे फेमसली हम अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, ईपीएस। सिर्फ नाम में ही देखिएगा सब कुछ। अगर मैं कहूं इक्विटी वालों के लिए जो हमारी अर्निंग्स है वो है 1 करोड़ रुपए, 100 lakhs, और हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख है, तो उर्वी बेटा 1 लाख शेयर्स पे 100 लाख रुपए कमाए, पर शेयर कितना कमाया? कह सकता हूं दोस्तों, तो माय अर्निंग पर शेयर इज 100 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, विच इज रुपीज 100।
मेरी बात समझ आती है दोस्तों? अब ये जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि शेयर पे कितना रिटर्न कमाया जा रहा है, पर शेयर कितना कमाया जा रहा है। अब आप सोचें, अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिर रहा हो, क्या उसका शेयर का मार्केट प्राइस भी गिर सकता है? तो कंपनीज इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, कर सकती है दोस्तों? यस और नो एवरीवन? अब मान लीजिए मेरी कंपनी, मेरी एंटिटी जो है वो लेवल 4 एंटिटी है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, उससे समझने की कोशिश कीजिएगा भावनाओं क्या है। मेरी एंटिटी लेवल 4 एंटिटी है और मुझे ईपीएस दिखाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरी एंटिटी लेवल 4 है और मुझे ईपीएस दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं नहीं मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाना चाहता हूं। अब दिखाना चाहता हूं तो मैं ईपीएस ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा जैसा एएस ने बोला, मैं उसके अलावा अपने तरीकों से कंप्यूट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने डिसाइड किया या मेरे बिजनेस ने डिसाइड किया, अर्निंग्स का मतलब अपने फायदे वाला उठा लो जो हमें हमारे फायदे में है। फॉर एग्जाम्पल, एक नाम सुना आप लोगों ने, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर। वैसे शेयर होल्डर को क्या बिलोंग करता है, बिफोर टैक्स वाला या आफ्टर टैक्स वाला? आफ्टर टैक्स। और इक्विटी वालों को तो आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस वाला बिलोंग करता है। हम लेवल 4 एंटिटी है, मान लो हमें ईपीएस दिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने कहा हम दिखाएंगे और हमने ईपीएस ऐसे निकाल दिया, ईबीआईटी डिवाइड बाय 1 लाख शेयर। क्या ये सही किया या गलत किया? लेकिन हमें लगा हमारे फायदे में यही है, ज्यादा दिखेगा प्राइस बढ़ जाएगा, हमने ऐसे दिखा दिया। क्या ऐसा होना चाहिए? तो एएस मना कर देगा। तो एएस कहेगा या तो जितनी छूट तुम्हें दी है सारी ले लो, नहीं लेनी है तो पहले ये बताओ किस किस एएस की छूटें तुमने अवेल नहीं करी। नहीं करी है तो जो भी तुमने छूटें अवेल नहीं करी उसके लिए इंफॉर्मेशन एएस के अकॉर्डिंग ही देनी होगी। अपनी मर्जी से तुम इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते। एएस जो तरीका बोलेगा वैसे ही बताना है। और पार्शियल एग्जेम्पशन किसी को डिसीव करने के पर्पज से नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी एग्जेम्पशन ली वो बताइए। जो एग्जेम्पशन नहीं ली वो एएस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और डिसीव करने के पर्पज से नहीं होनी चाहिए। लीजिए दोस्तों, पहले हेडिंग देखिएगा, डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्पशंस अवेल्ड इफ एग्जेम्पशंस नॉट अवेल्ड विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ छूटे हम नहीं लेना चाहते। इफ एन एंटिटी कवर्ड इन लेवल 2 और 3 और 4 opts not to avail of the exemptions or relaxations available to that level of entities in respect of any but not all of the accounting standards, तो क्या डिस्क्लोज करना है? इट शैल डिस्क्लोज द स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट हैज अवेल्ड द एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन। ये बता दो भाई तुमने कौन कौन सी ली है। ठीक है जी। और जो नहीं ली उसके लिए क्या बताना था? वो एएस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इफ एन एंटिटी कवर्ड इन लेवल 2, 3 और 4 opts not to avail any one or more of the exemptions or relaxation available to that level of entities, it shall comply with the relevant requirements of the accounting standard। छूट नहीं ले रहे हो तो फिर पूरे एएस फॉलो करो, अदरवाइज अपने हिसाब से नहीं करने देंगे तुम्हें। An entity covered in level 2, 3 or 4 may opt for availing certain exemptions or relaxations from compliance with the requirements prescribed in accounting standard। Allowed है आपको, partial लेना allowed करते हैं हम, provided that such a partial exemption or relaxation and disclosures shall not be permitted to mislead any person or public। डिसीव करने के पर्पज से नहीं करने देंगे। लेकिन क्या पार्शियल अलाउड है? द आंसर इज यस। जय माता दी। तो वापस से बोल दो, अगर पूरी एग्जामिशन आपने अवेल करी है जो आपको लेवल 2, 3 या 4 पे मिलती है, आप लेवल 2, 3 या 4 एंटिटी है और आपको छूट मिली है, आपने सारी छूटें ली है, तो क्या बताएं? ये बता दीजिए कि आप एमएसएमई है, ये बता दीजिए आपका लेवल क्या है, और दैट यू हैव फॉलोड द एएस टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल टू योर लेवल। बस ये बता दीजिए। अगर आप पार्शियल एग्जेम्पशन लेते हैं तो पहली बात क्या ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, प्रोवाइडेड किसी को मिसलीड करने के या डिसीव करने के पर्पज से नहीं हो सकता। दूसरा, आपको यह बताना होगा कौन कौन से एएस की एग्जेम्पशन आपने अवेल करी है, और आपको बता जो एग्जेम्पशन आपने फॉलो नहीं करी है, अवेल नहीं करी है, वो एएस के अकॉर्डिंग ही आप फॉलो करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जय माता दी। डन एवरीवन?
सिर्फ हेडिंग पढ़ेंगे दोस्तों, लेवल अपग्रेड। रुक जाइएगा, अगला क्या है? अपग्रेड और डाउनग्रेड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूं और मेरे पास इकोनॉमी क्लास की टिकट है, और मेरे पास एयर होस्टेस आती है और कहती है सर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, हम आपको बिजनेस क्लास पे अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे और आपको अपग्रेड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपग्रेड। और मान लो मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, टिकट बिजनेस क्लास के लिए है, लेकिन बहुत शोर शराबा मचा रहा हूँ, बिजनेस क्लास वाले परेशान हो रहे हैं, एयरलाइन वाले मुझे, चलो तुम इकोनॉमी क्लास में बैठो, तो दैट्स बेसिकली हम वो एयरक्राफ्ट वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो लेवल्स में अपग्रेड और डाउनग्रेड का मतलब क्या होगा? इफ आई एम अ लेवल 2 एंटिटी पहले, और अब मैं लेवल 1 का क्राइटेरिया पूरा करता हूं, तो मेरा लेवल अपग्रेड हो रहा है। मैं लेवल 3 में था पिछले साल तक, और अब मेरा लेवल लेवल 1 या लेवल 2 हो रहा है, तो मैं अपग्रेड हो रहा हूं। मैं पिछले साल तक लेवल 4 था, अब मेरा लेवल 3, 2 या 1 हो रहा है, मेरा लेवल अपग्रेड हो रहा है, 4 से, राइट ना, अपग्रेड। हम इन सारे अपग्रेड्स की बात कर रहे हैं एक कॉमन प्रिंसिपल पे। अगर पिछले साल तक आप एमएसएमई वाले क्राइटेरिया में थे और अब आप अपग्रेड हो रहे हैं, लेवल 2 से 1 आ रहे हैं, 3 से 1 या 2 आ रहे हैं, और 4 से 3 to 1 आ रहे हैं, इनमें से कोई भी, तो अपग्रेड इमीडिएट होगा। इमीडिएट का मतलब इसी साल से आप हो जाएंगे अपग्रेडेड लेवल। पिछले साल तक लेवल 2 थे, तो लास्ट ईयर लेवल 2, करंट ईयर लेवल 1, इस साल से आप लेवल 1 मान लिए जाएंगे। जय माता दी एवरीवन। पहली चीज इमीडिएट। दूसरा दोस्तों, आपने कभी भी किसी कंपनी के बैलेंस शीट या पीएनएल देखे, या किसी बिजनेस के भी देखे हो, तो बिजनेस के फाइनेंशियल्स में करंट ईयर वर्सेस लास्ट ईयर ऐसे डेटा देखा दोस्तों? वो डेटा, इसे कहते हैं कंपैरेटिव डेटा। करंट ईयर मेन फिगर्स हैं, लेकिन लास्ट ईयर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या थी, दैट्स अ कंपैरेटिव फिगर जो हम साथ में देते हैं। अब बताइए, लास्ट ईयर तक आप लेवल 2 थे, हो सकता है आपको कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ना हो, इस साल आप लेवल 1 हो गए और अब आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है, तो एक इंफॉर्मेशन इस साल रिक्वायर्ड है क्योंकि आप लेवल 1 है, पिछले साल तक रिक्वायर्ड नहीं थी क्योंकि आप लेवल, तो क्या इस साल कंपैरेटिव फिगर देते हुए इस फिगर को खोजना होगा? द आंसर इज नहीं। अगर लास्ट ईयर तक कोई फिगर आपको देने की जरूरत नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी, इस साल क्योंकि आप अपग्रेड हो गए हो, तो भी आपको लास्ट ईयर कंपैरेटिव फिगर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट ईयर वाला डेटा बताइए। लेकिन अब क्या दिखाई देगा दोस्तों? अब ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, करंट ईयर में तो फिगर आ रही है, लेकिन लास्ट ईयर की फिगर थोड़ा सा यूजर के लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है, तो इसीलिए डिस्क्लोजर दे दो। अगला इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर दे दो कि लास्ट ईयर तक आपका लेवल कौन सा था, जो भी था, जैसे लेवल 2 थे, और इसीलिए आपने वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, इन्फो नॉट डिस्क्लोज। और करंट ईयर में आपने उन लास्ट ईयर की फिगर्स को चेंज नहीं किया है, करंट ईयर लास्ट ईयर फिगर्स नॉट चेंज्ड। बस दोस्तों, अगर आप यूजर को ये सारी बातें बता दें, तो क्या यूजर समझ सकता है कि लास्ट ईयर तक आप छोटे लेवल के एंटिटी थे, ये इंफॉर्मेशन आपको बताने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए आपने करंट ईयर में भी वो इंफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डिंग वाली नहीं बताई है। करंट ईयर वाली तो बताई है, लेकिन प्रीवियस ईयर वाली वो फिगर नहीं बताई है। बात समझ आती है दोस्तों? तो क्या क्या काम करना है? सबसे पहला, इमीडिएट अपग्रेड होगा, इसी साल से अपग्रेडेड माने जाओगे, जो छूट पिछले साल मिलती थी इस साल नहीं मिलेगी। दूसरा, करंट ईयर की फिगर बता रहे हो, लास्ट ईयर वाली फिगर बताने की जरूरत नहीं है, अगर लास्ट ईयर एप्लीकेबल नहीं थी तो इस साल वो फिगर बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर आप लेवल 2 थे, 3 थे या 4 थे, ये बात डिस्क्लोज कीजिए, और करंट ईयर में आपने लास्ट ईयर के फिगर्स को चेंज नहीं किया है, ये बात बता दीजिए। ठीक है जी, ये लीजिए दोस्तों, अपग्रेड। पढ़िए दोस्तों।
पढ़ लिया। Where an entity being covered in level 2 or 3 or 4 had qualified for any exemption or relaxation previously, पिछले साल तक, but no longer qualifies for the relevant exemption or relaxation in the current accounting period. क्यों करंट ईयर में नहीं मिल रही होगी? आप अपग्रेड हो गए, तो पिछले साल तक कुछ एग्जेम्पशन मिलती थी जो इस साल गायब हो रही है क्योंकि आप अपग्रेड हो गए। तो द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट बिकम्स एप्लीकेबल फ्रॉम द इमीडिएटली, इसी साल से एप्लीकेबल हो जाएंगी। फिगर्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड नीड नॉट बी रिवाइज्ड merely by the reason of its having ceased to be covered in level 2 or 3 or 4 as the case may be। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर आपको देने की जरूरत या चेंज करने की जरूरत नहीं है। पिछले साल तक आप छोटे थे, कोई बात नहीं, छोटे रहने दीजिए, इस साल वाला डेटा नई जो एप्लीकेबिलिटी है उसके हिसाब से बताइए। The fact that entity was covered in level 2 or 3 or 4 as the case may be in the previous period and it had availed of exemptions or relaxations available to that level of entities shall be disclosed in the notes to finance statements। तो अपने नोट्स में बता दीजिए कि पिछले साल तक आप छोटे लेवल के थे और आपको ये छूट मिली थी जो आपने अवेल की थी। The fact that previous year figures have not been revised shall also be disclosed in the notes to finance statements। ये भी बता दीजिए कि आपने पिछले साल वाली फिगर्स को इस साल कोई रिकम्प्यूट कोई चेंज नहीं किया है। जय माता दी। इज दैट ओके बेटा? कनिष्का पक्का? बढ़ा दूं आगे? ये ले मेरे बच्चे। अब आते हैं दोस्तों लेवल डाउनग्रेड पे। डाउनग्रेड का मतलब क्या होगा? नीचे आ जाना। ओके, तो पिछले साल तक हम लेवल 1 थे, इस साल हम वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। इस साल हम क्राइटेरिया पूरा करते हैं या 2 का या 3 का, या पिछले साल हम लेवल 2 थे, इस साल हम क्राइटेरिया पूरा करते हैं 3 या 4 का। पिछले साल हम लेवल 3 थे, अब हम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं डाउनग्रेड। डाउनग्रेड इमीडिएट नहीं होगा। आप पिछले साल तक बड़े थे, एक ही साल में गरीब हो गए, नहीं होने देंगे। तो अगर आप एक बार बड़े हो, इमीडिएट आपको छोटा नहीं होने देंगे। ठीक है जी। तो अदानी साहब को बहुत लॉसेस हुए थे। आपने सुना दोस्तों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, लेकिन हमने अदानी साहब को गरीब नहीं मानना शुरू कर दिया, वो आज वापस अमीर है। तो इसीलिए कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये सब वैसे ही लाइटर नोट पे था, सॉरी। हाँ हाँ, वो वैसे लाइटर नोट पे एग्जांपल था। वापस आ जाओ। एक एंटिटी अगर एक साल बड़ी थी, अगले साल वो बड़े वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं करती है, इमीडिएट डाउनग्रेड नहीं होने देंगे। तो डाउनग्रेड कब होगा? अगर 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक, 2 कंसेक्यूटिव अकाउंटिंग ईयर्स तक आप डाउनग्रेड वाले क्राइटेरिया में आते हैं, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, सिर्फ तभी आपको डाउनग्रेड करेंगे, इमीडिएट नहीं। मतलब कहने का सामने देखें, मान लीजिए दोस्तों 2021-22 कोई एंटिटी लेवल 1 वाला क्राइटेरिया पूरा करती थी। लेवल 1 वाला क्राइटेरिया, वो 5 कंडीशंस, 5 में से कोई एक पूरा करती थी, इसीलिए लेवल 1 थी, क्राइटेरिया फुलफिल्ड। तो उसे हमने कहा लेवल 1 एंटिटी फॉर 2021-22। 2022-23 में आए तो क्राइटेरिया नॉट फुलफिल्ड, क्राइटेरिया ऑफ लेवल 1 नॉट फुलफिल्ड, यानी वो 5 में से कोई कंडीशन पूरी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? डाउनग्रेड। लेकिन डाउनग्रेड इमीडिएट नहीं करेंगे, तो आपको कहेंगे अभी भी लेवल 1। इस साल आपने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको कहा जाएगा लेवल 1, क्योंकि पिछले साल तक आप क्राइटेरिया लेवल 1 वाला पूरा कर रहे थे, तो आपको इमीडिएट छोटा नहीं होने देंगे। सब हो मेरे साथ दोस्तों? 2023-24 अभी भी आप क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हो, क्राइटेरिया ऑफ लेवल 1 नॉट फुलफिल्ड। अब क्या करें? अब आप कहलाएंगे लेवल 2 एंटरप्राइज। बट बेटा इस साल लेवल 1 क्यों कहा था हमने? क्योंकि पिछले साल आप लेवल 1 थे। लेकिन पिछले साल लेवल 1 किस वजह से थे?
क्राइटेरिया पूरा करने की वजह से, बिकॉज क्राइटेरिया वाज फुलफिल्ड। इस साल हम आपको लेवल 2 कह रहे हैं, लेकिन पिछले साल तो आप लेवल 1 थे। लेकिन पिछले साल लेवल 1 किस वजह से थे? क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था, फिर भी आप लेवल 1 थे क्योंकि उससे पिछले साल की कहानी चलती आ रही थी। लेकिन अब 2 साल हो गए क्राइटेरिया पूरा ना करते हुए, अब आप डाउनग्रेड हो जाएंगे और अब आप कहलाएंगे लेवल 2 एंटरप्राइज। यस बेटा, 23-24 पे हो जाएगा बेटा, साल के एंड पे देखा जाएगा बेटा। इस साल भी क्राइटेरिया पूरा करने का मतलब क्या है? टर्नओवर किस साल का देखा होगा? 2021 का। क्राइटेरिया पूरा करने का मतलब तो यही था ना, इस साल मैंने देखा कि क्या मैं बैंकिंग हूं, क्या मैं इंश्योरेंस हूं, क्या मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, क्या मैं लिस्टेड हूं या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हूं, या क्या मेरा टर्नओवर 20-21 में 250 करोड़ से ऊपर है, या मेरी बोरोइंग 20-21 के किसी भी दिन 50 करोड़ से ऊपर है। ये क्राइटेरिया तो मैंने वही देखे होंगे, बट इस साल में जब मैंने पिछले साल वाला क्राइटेरिया लगाया तो कंडीशन मैं इस साल पूरी कर रहा था, तो मैं लेवल 1 था, राइट। इस साल लगाया, क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा था, तो 2021 में मुझे लेवल 1 कहा गया। क्राइटेरिया पूरा करने की वजह से 2022-23 में मैं डाउनग्रेड नहीं हो सकता हूं, इमीडिएटली नहीं हो सकता हूं। पिछले साल तक मैं क्राइटेरिया पूरा कर रहा था, तो इस साल चाहे मैं क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा हूं, एकदम से मुझे छोटा नहीं कर दिया जाएगा। तो अगले साल भी जाके देखते हैं, अगर अगले साल भी मैं क्राइटेरिया पूरा नहीं करता हूं तो ही मुझे सिर्फ डाउनग्रेड किया जा सकता है। जय माता दी। तो अपग्रेड तो इमीडिएट होगी दोस्तों, लेकिन डाउनग्रेड आप खुद लॉजिकली सोचिए दोस्तों, एक बिजनेस से आप क्या चाहेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन या कम इंफॉर्मेशन? तो जैसे ही आप ऊपर के लेवल पे गए, इमीडिएटली आपको कहेंगे ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, आपकी सारी छूटें विड्रॉन। लेकिन अगर आप पहले बड़े थे, पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन देते थे, एक साल क्राइटेरिया पूरा नहीं किया और हम आपको कहते हैं अब से कम दे देना, नहीं चलेगा। आप पिछले साल तक बड़े बिजनेस थे, अभी भी आपको बड़ा ही मानेंगे, अनलेस आप 2 सालों तक लगातार छोटे वाला क्राइटेरिया पूरा करें, तब आपका डाउनग्रेड अलाउ करेंगे। ठीक है जी, ये लीजिए दोस्तों। where an entity has been covered in level 1 and subsequently ceases to be so covered and gets covered in level 2 or 3 or 4। किसकी बात कर रहे हैं? कि हम पहले लेवल 1 थे, अब एमएसएमई में आ रहे हैं। The entity will not qualify for exemptions or relaxations available to that level until the entity ceases to be covered in level 1 for 2 consecutive years। 2 लगातार सालों तक अगर आप क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, तब आप डाउनग्रेड किए जा सकते हैं। इज दैट ओके बेटा? वैसे ही सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगी। अभी हमने बात करी लेवल 1 से डाउनग्रेड की, सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगी लेवल 2 से डाउनग्रेड की या लेवल 3 से डाउनग्रेड की। और वही बात नीचे लिखी है, सिमिलर इज द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी व्हिच हैज बीन कवर्ड इन लेवल 2 और लेवल 3 एंड सब्सिक्वेंटली गेट्स कवर्ड अंडर लेवल 3 और लेवल 4। जय माता दी। तो इमीडिएट अपग्रेड, लेकिन डाउनग्रेड 2 साल लगातार क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना करने के बाद। जय माता दी बेटा। चलो तो जल्दी से बच्चे, आप किसी एंटिटी का ऑडिट करने गए हैं इंटर के बाद, जैसे आप अपनी आर्टिकलशिप करते हैं, आप किसी एंटिटी का ऑडिट करने गए, आपकी एंटिटी एएस कंप्लाई नहीं कर रही और आपने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि ये तो फॉलो ही नहीं करती ये वाला एएस, और बाद में वो एंटिटी आपसे डिस्प्यूट कर रही है कि हमारे ऊपर तो ये एस अप्लाई नहीं होता, तो फिर क्या स्टैंडिंग रह जाएगी आपकी? आपने तो रिपोर्ट लिख दी कि एस फॉलो नहीं कर रहे, उनके ऊपर वो एस अप्लाई नहीं होता था। तो क्या सबसे पहला काम हमें यही पता होना चाहिए हमारा बिजनेस कौन से लेवल में फॉल करता है? इसीलिए सबसे पहले पढ़ना शुरू किया एएस आईसीआई द्वारा दिए गए 4 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। लेवल 1 क्या था? लार्ज एंटिटी। लार्ज एंटिटी का मतलब बता दो जल्दी से, 5 में से कोई एक कंडीशन। कौन सी कंडीशन? या तो आप लिस्टेड हो या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, इंडिया में या अब्रॉड, कोई भी सिक्योरिटी, डेट हो, इक्विटी हो, कोई भी सिक्योरिटी। दूसरा, या तो आप बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस एंटिटी हो। तीसरा, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइज हो जिसका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम 250 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल में। या आप कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एंटरप्राइज हो जिसकी बोरोइंग
इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स पिछले साल के किसी भी दिन 50 करोड़ से ज्यादा है। पांचवा क्राइटेरिया, इन चारों की होल्डिंग और सब्सिडरी वो भी लेवल 1 है। लेवल 2 पे आ गए। लेवल 2 का मतलब था जो लेवल 1 ना हो एंड जिसका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम्स 50 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ तक हो पिछले साल का। आप कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस एंटरप्राइज हो जिसका बोरोइंग पिछले साल के किसी भी दिन 10 करोड़ से ज्यादा 50 तक है, और इन दोनों की होल्डिंग और सब्सिडरी। लेवल 3 की बात करी, जो लेवल 1 और 2 ना हो, जिसका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम्स पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक हो, जिसकी बोरोइंग पिछले साल में किसी भी दिन 2 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक हो, और इनकी होल्डिंग। फिर लेवल 4 की बात करी, जो लेवल 1 2 3 ना हो। राइट एवरीवन। फिर हमने इनके साथ अटैच रूल्स की बात करी। रूल्स में सबसे पहले अगर आप सारी छूटें लेते हो तो क्या बताना होगा, जो छूट आपको दी गई क्या क्या बताना होगा। सबसे पहले आप एमएसएमई है, दूसरा कौन से लेवल के हैं, और तीसरा कि आप जो जो एएस आपके ऊपर अप्लाई होते हैं और जिस हद तक होते हैं आपने वही फॉलो किए। आपको ये नहीं बताने की जरूरत मैंने ये एग्जाम्पशन ली है। अगर आपने सारी ली है तो बस ये बता दीजिए हमने वो एएस उस हद तक फॉलो किए हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, इस लेवल पे अप्लाई होते हैं। पार्शियल एग्जाम्पशन, अगर आप पार्शियल ले रहे हैं पहले तो क्या ले सकते हैं, अलाउड है दोस्तों, ले सकते हैं, लेकिन फिर 3 चीजें करनी होंगी। पहला, पार्शियल ले रहे हो तो किसी को मिसलीड करने के पर्पज से नहीं हो सकता। दूसरा, आपको डिस्क्लोज करना होगा क्या क्या एग्जाम्पशंस ली है, किस किस एएस के रिस्पेक्ट में आपने एग्जाम्पशन अवेल करी है। और तीसरा, जो नहीं ली है एग्जाम्पशंस वो एएस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, मतलब उन्हें एएस के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना है। जय माता दी। फिर हम बात कर रहे हैं दोस्तों अपग्रेड और डाउनग्रेड की। अपग्रेड अगर यानी लेवल एमएसएमई से आप अपर के लेवल पे जा रहे हो, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1 या 2 से 1 जा रहे हैं, अपग्रेड है तो इमीडिएट होगा। 4 चीजें सोचिए, इमीडिएट होगा, पिछले साल वाली फिगर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बता दीजिए कि आप पिछले साल तक एमएसएमई थे और कौन से लेवल में थे, और पिछले साल आपको ये इंफॉर्मेशन देने की छूट अवेलेबल थी और आपने वो एग्जामिशन अवेल करी, और करंट ईयर में आपने पिछले साल वाली फिगर्स को चेंज नहीं किया, ये बातें बता दीजिए। ठीक है जी। डाउनग्रेड अगर हो रहा है तो इमीडिएट नहीं होने देंगे, जब तक 2 लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आप क्राइटेरिया पूरा नहीं करते नीचे वाली एंटरप्राइज का, तब तक आपको डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, पक्का एवरीवन। चलो आओ फिर जरा आप लोगों से कुछ पूछ लिया जाए। पढ़िए क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? एंटिटी का नाम क्या है? ओमेगा, मेसेज ओमेगा एंड कंपनी। ओमेगा एंड कंपनी, ओमेगा एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी दोस्तों। कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगता है, अनलेस वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी हो, अदरवाइज नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगता है। राइट। ओमेगा एंड कंपनी आगे बता दिया एक पार्टनरशिप फर्म है, ना भी बताया जाता तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म ही होती। ठीक है जी। ओमेगा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म है तो आईसीआई वाली गाइडेंस या एमसीए वाला, तो आईसीआई वाले क्राइटेरिया में हम फॉलो करते हैं। मेसर्स ओमेगा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, टर्नओवर है 1.25 करोड़ एक्सक्लूडिंग अदर इनकम्स, एंड बोरोइंग्स है 0.95 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। It wants to avail the exemption available in application of accounting standards to non-company entities for the year ended 31st March 2001. Advise the management in respect of its classification as per directives issued by ICI. तो आपको बताना है लेवल, क्या बात कर रहे हो, पक्का? आपने चेक कर लिया वो लिस्टेड नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस में भी नहीं है, तो मॉनेटरी वाली लिमिट्स में ही हो सकता है। मॉनेटरी वाली लिमिट्स में
टर्नओवर 10 करोड़ से 10 करोड़ तक वाली है। 10 करोड़ से ऊपर होता तो लेवल 2 पे जाते, 50 से ऊपर होता तो 3 पे जाते, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, लेवल 3 पे जाते अगर 10 करोड़ से ऊपर होता, 50 करोड़ से ऊपर होता 2 पे जाते, और 250 से ऊपर होता तो 1 पे जाते। अभी तो हमारा 10 से भी नीचे है। दूसरा बोरोइंग, सिर्फ टर्नओवर देख के बात नहीं करेंगे दोस्तों, सारी और कंडीशंस थी, यानी कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाती। बोरोइंग देख रहे हैं, बोरोइंग भी 2 करोड़ से कम है, तो हम कौन से लेवल पे, ये लीजिए दोस्तों। अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे आप केस स्टडीज हैंडल करेंगे। सिनारियो दिया जाएगा और सिनारियो में आपको अपनी जजमेंट इन्वॉल्व करनी है, लेकिन जजमेंट के लिए पहले पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने अप्लाई किया। अब देखिए, तो फाइनली हम लेवल, पक्का एवरीवन? चलो आ जाओ फिर, बढ़ा दूं आगे। यस बेटा। नहीं नहीं बेटा, कतई याद नहीं करना, हम यहाँ कोई रट्टा मारने की बात नहीं। हाँ वो लिमिट्स याद करनी है, लेकिन ये आंसर नहीं, ये आंसर खुद ड्राफ्ट करने है। जब आंसर ड्राफ्टिंग की बात हम करते हैं, तो जैसे आपने कभी लॉ में केस स्टडीज हैंडल करी दोस्तों, केस स्टडी का आंसर हमेशा ऐसे बनाया जाता है, ध्यान से समझिएगा। केस स्टडी इज नॉट अबाउट जस्ट राइटिंग 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 राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इशू क्या है, केस के अंदर इशू क्या है। एक बार इशू समझ आ गया तो हम अपने आंसर को 3 पार्ट्स में फ्रेम करते हैं। पहला पैरा प्रोविजन पैरा, प्रोविजन मतलब लॉ का कौन सा प्रोविजन इस बात से डील करता है, तो हमारे केस में एएस का कौन सा एरिया इस चीज से डील करता है, उसकी प्रोविजंस लिखिए। फिर फैक्ट्स पैरा, फैक्ट्स पैरा का मतलब होता है हमारी केस स्टडी के फैक्ट्स इन प्रोविजन से कैसे रिलेट करते हैं। एंड फाइनली योर इंटरप्रिटेशन, योर कंक्लूजन पैरा, कंक्लूड करते हैं आप कि फाइनली क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें तो मैं भी वैसा ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन किस मुद्दे से डील कर रहा है, लेवल्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी नॉन कंपनी पे। नॉन कंपनी की गाइडेंस कौन देता है, आईसीआई। आईसीआई ने 4 लेवल्स बताए हैं। अब हमारे केस में लेवल 4 वाला क्राइटेरिया, मैं सारे क्राइटेरिया बताने नहीं बैठ जाऊंगा, लेवल 1 ये होता है, 2 ये होता है, 3 ये होता है, ये नहीं, मैंने सिर्फ लेवल 4 वाली बात करी, क्योंकि मेरे केस में इट्स अ लेवल 4, तो मैंने लेवल 4 वाली गाइडेंस बता दी और नीचे कंक्लूड कर दिया। क्योंकि टर्नओवर 10 करोड़ तक है और बोरोइंग 2 करोड़ तक है, हमारे केस में दोनों ही कम है, तो हमारी एंटिटी एक लेवल 4 एंटिटी। जय माता दी एवरीवन। और कतई शब्द ये याद करने नहीं बैठ जाना दोस्तों, भावनाओं को समझना, बाकी शब्द अंदर से निकालना दोस्तों। अपने वर्ड्स में लिखिए, अपने वर्ड्स ज्यादा नंबर दिलवाएंगे, बस चीजों का मतलब नहीं बदल जाना चाहिए। किसी ने वहां लिख दिया हुज टोटल इनकम इज मोर देन 250 करोड़, वो लेवल 1 होगा। टोटल इनकम का मतलब उसमें तो अदर इनकम भी आ गया, तो इसीलिए शब्दों को, वो जो बेसिक मतलब है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे। ये नहीं, पहले इसे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ ऊपर की 3 लाइनें पढ़िए, सिर्फ पहली 3 लाइनें। करना क्या है हमें, आईसीआई वाली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको इन्हें कैटेगराइज करना है कि लेवल 1 है, 2 है या 3 या 4 है। ओके एवरीवन। मून इंडिया कंपनी इज हैविंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, लेवल 1 क्यों दोस्तों? ओके। Rama Textiles, whose turnover excluding other income exceeds 50 crores but does not exceed rupees 250 crores in the immediately preceding accounting year. Level 2 क्यों तक है, 250 करोड़ तक है। Perfect everyone. Level 2. Next one. Star Industries is having borrowings including public deposits in excess of rupees 2 crores but not in excess of rupees 10 crores. Level, अच्छा, okay. Newman Industries is having borrowings including public deposits less than rupees 50 lakhs at any time during the immediately preceding accounting year. लेवल 4, 2 करोड़ वाली लिमिट होती थी बेटा लेवल 3 के लिए, हम तो उससे भी नीचे हैं, तो लेवल 4 है। लेकिन ये बात जरूर देखिएगा दोस्तों,
एग्जामिनर फंसाएगा, वो कहेगा न्यूमैन बैंक इज हैविंग बोरोइंग्स ऑफ लेस देन 50 lakhs। वो लेवल बैंक है तो मुझे फिर ये लिमिट विमिट नहीं देखनी थी दोस्तों, इसीलिए उन बातों को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, SS Finance is a financial institution carrying its business in India since last 10 years। अरे पिछले 10 साल ही हुए हैं सिर्फ, तो भी लेवल 1 है। अच्छा पक्का ना? अच्छा, DD Finance holding company of SS Finance entity mentioned at point number बेटा 5 है, पॉइंट नंबर 5 above। ये पॉइंट 5 की जो SS Finance है, DD Finance उसकी होल्डिंग कंपनी है, लेवल 1। अच्छा, रिलायबल कोऑपरेटिव बैंक, अ कोऑपरेटिव बैंक पिछले 15 साल से बैंकिंग कर रहा है, लेवल 1। PQR Granites whose turnover excluding other income exceeds rupees 250 crores in the immediately preceding counting year। समझ आती है बात दोस्तों? पक्का एवरीवन? ये सारी गाइडलाइंस किसके बारे में थी? आईसीआई द्वारा नॉन कंपनी एंटिटीज पे कौन से ये सप्लाई होने उसके बारे में। अब ऐसे ही चलते हैं दोस्तों कंपनीज के लिए। कंपनीज के लिए दो तरह के स्टैंडर्ड्स थे, कौन कौन से? दोनों एमसीए वाले थे, एक एएस और दूसरे इंड एएस। इंड एएस हमने कहा था किस पे अप्लाई होते हैं? बड़ी। अब वो बड़ी को समझने जा रहे हैं। और फिर एएस किस पे अप्लाई होंगे? छोटी। तो अब इसको ऐसे देख लीजिए दोस्तों, इंड एएस वाली गाइडलाइंस बताती है कौन सी कंपनीज पे इंड एएस अप्लाई होते हैं। मान लीजिए जिसको मैंने कहा बड़ी कंपनीज, पहला क्राइटेरिया वो जिन पे इंड एएस अप्लाई नहीं होते, फिर हम उस पे आते हैं एएस के लिए। और फिर एएस किस पे अप्लाई होने हैं, कौन सी कंपनीज पे, उसकी बात भी एमसीए करेगा, उसके भी क्राइटेरिया बनाएगा। लेकिन पहले बात करेंगे बड़ी कंपनीज, यानी जिन पे पेपर में अगर किसी ने बिग कंपनी लिख दिया तो मैंने पिटाई कर देनी है। ये सिर्फ समझने के लिए हमने क्राइटेरिया बनाया, अब वो क्या है उसे देखेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों पहले तो कंपनीज के लिए एएस दो थे, एएस और इंड एएस। एएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 वाले और इंड एएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 वाले। जो एएस है दोस्तों वो वही 27 एएस है, 29 थे, 2 विड्रॉ हो गए। और आज के टाइम पे आईसीआई वाले एएस पूरे पूरे हार्मोनाइज्ड हैं टू द नॉन कंपनी एएस। मतलब कंपनी और नॉन कंपनी वाले एएस में बहुत नाम मात्र का ही फर्क है दोस्तों, बिल्कुल हार्मोनाइज्ड है। आ जाइए, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंड एएस किस पे अप्लाई होंगे। ठीक है जी, वहां नहीं देखना है, 2 मिनट के लिए सामने मेरी तरफ देखना है। ये लीजिए दोस्तों, इंड एएस के कौन से रूल्स? 2015 वाले कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। और वो रूल्स कहते हैं दोस्तों 1, 2, 3, बस इन 3 पे इंड एएस अप्लाई होंगे। कंपनी लिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। बड़ी कंपनी, अभी हमने जो बातें की थी वो नॉन कंपनी की थी, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कंपनी और वो भी जिस पे इंडिया सप्लाई होने, यानी सो कॉल्ड बड़ी कंपनी। जो भी कंपनी लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया, उस कंपनी को फॉलो करने हैं इंड एएस। इंड एएस, जय माता दी। उसके बाद दूसरा कैटेगरी, अब मॉनेटरी लिमिट। द सेकेंड वन इज अ मॉनेटरी लिमिट। मॉनेटरी लिमिट अप्लाई होगी अनलिस्टेड एंटिटीज पे। अनलिस्टेड कंपनीज क्यों बोल रहे हैं अब? लिस्टेड वाली तो ऊपर डाल दी आपने, तो बचा कौन सा? अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कोई टर्नओवर, कोई बोरोइंग का क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों, क्राइटेरिया किसी और चीज पे बेस्ड है। अनलिस्टेड कंपनीज विद देयर नेट वर्थ मोर देन 250 करोड़। किस चीज की बात हो रही है? नेट वर्थ। इस वर्ड को आप लॉ में डिफाइन करेंगे, कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन है इसकी, लेकिन सिंपल भाषा में अगर अभी बोलूं तो नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। हमारे बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है, मतलब मालिकाना हक कितना है, मालिकों को कितना पैसा बिलोंग करता है, नॉर्मली शेयर होल्डर्स फंड्स। तो अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी की नेट वर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो वो कंपनी बड़ी कंपनी है।
ठीक है जी। होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर ऑफ 1 and 2 अबव। अब की बार पूरा परिवार जोड़ दिया। अभी तक सिर्फ डायरेक्ट परिवार जोड़ा था, आगे वाले पीछे वाले, अब की बार दाएं बाएं भी जोड़ दिए। यानी ध्यान से देख लीजिए, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। क्या आप समझते हैं दोस्तों एसोसिएट क्या होती है? सिग्निफिकेंट। अरे बाबा तुम तो जैजी वर्ड्स वाली बातें करते हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। होल्डिंग और सब्सिडरी में होता है कंट्रोल, एसोसिएट के साथ आपका होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और जॉइंट वेंचर में होता है आपका जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल, किसी और के साथ कंट्रोल। ये सब शब्दों को आगे जाते जाते बहुत डिटेल में देखना है दोस्तों, बहुत डिटेल में मतलब इनके पढ़ने हैं। आप लॉ के अंदर भी इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, हम इसको अकाउंटिंग में अप्लाई करेंगे। जो नॉन कंपनी एंटिटीज थी वहां पर क्राइटेरिया आखिरी में होता था होल्डिंग और सब्सिडरी का ही सिर्फ। अब की बार होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट ऑफ 1 and 2। यहां पे मॉनेटरी लिमिट टर्नओवर पे नहीं है, यहां मॉनेटरी लिमिट बोरोइंग्स पे नहीं है, इट्स ओनली बेस्ड ऑन नेटवर्थ। है वही 250 करोड़ वाली, 250 करोड़ से ऊपर, लेकिन वहां 250 करोड़ टर्नओवर पे था, यहां 250 करोड़ नेटवर्थ पे। ठीक है दोस्तों, तो बस इतनी सी, जो कंपनीज ये क्राइटेरिया पूरा कर दें उन पे अप्लाई होगा इंड एएस। जल्दी बोलो, क्या ये बात समझ आती है? अब 2 मिनट के लिए यहां रुकूंगा दोस्तों। बेटा आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने कहा था, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो अरुण जेटली जी ने अपने बजट स्पीच में ये बात कही थी कि नाउ इट्स अ टाइम दैट इंडिया मैच्योर्स और इंडिया इंड एएस की तरफ चला जाए। तो जब उन्होंने अपनी बजट स्पीच में ये बात बोली थी, उसके साथ उन्होंने रोड मैप ले किया था। रोड मैप का मतलब हम कब कब कौन सी कंपनीज पे इंड एएस अप्लाई करवाएंगे। तो ये आज जो आपको ये दिख रहा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब पहली बार आया था 1 अप्रैल 2016 से आया था, तो आपने 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियों को बोला कि आप अप्लाई कीजिए। फिर 1 अप्रैल 2017 से आपने 250 करोड़ वाली कंपनियों को कर दिया, मतलब सबको टाइम दिया। जो ज्यादा बड़ी कंपनी है उन्हें कहा आप जल्दी कीजिए, जो उनसे थोड़ी छोटी कंपनी है उन्हें आपने कहा थोड़ा और टाइम लेके फिर कर दीजिए। तो आज के टाइम पे दिस वुड बी द क्राइटेरिया जिन कंपनीज को इंड एएस फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, जब रोड मैप आया था दोस्तों, तो रोड मैप के अंदर बैंकिंग कंपनीज, रोड मैप के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसी, इन सब के लिए भी गाइडलाइंस थी कि इन्हें कब से करना है। तो इनको भी डेट्स दी गई थी। बैंकिंग सेक्टर हमारे यहां आरबीआई रेगुलेट करता है दोस्तों, एनबीएफसी का रेगुलेटर भी आरबीआई है, और इंडिया में बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए अलग से एक्ट है विच इज कॉल्ड बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। नाम सुना है आप लोगों ने? कैसी कैसी बातें करते हो यार, इतना कब पढ़ लिया तुम लोगों ने? नाम सुना है? नहीं, अच्छी बात है, अभी तक नाम ही पता होना चाहिए दोस्तों, कोई बात नहीं, नाम भी सुना है तो बहुत बड़ी बात है। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे आरबीआई बैंकों के लिए, एनबीएफसी के लिए, वैसे ही इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए। राइट दोस्तों, तो जब रोड मैप के अंदर बैंक्स के लिए और इंश्योरेंस और एनबीएफसी के लिए गाइडलाइंस डाली गई थी कब से इन्हें अप्लाई करना है, तो उनको ज्यादा टाइम दिया गया था दोस्तों, बिकॉज इनके रेगुलेटर्स दूसरे हैं, उनके लिए बहुत सारी अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, तो उन्हें टाइम ज्यादा दिया गया था कि आप अपने सारे चेंजेस कर लीजिए, उसके बाद आप इंड एएस के रिजीम में आ जाइए। एनबीएफसी के लिए तो इंड एएस अप्लाई कर दिए गए इन्हीं क्राइटेरिया के साथ। एनबीएफसी आज इंड एएस फॉलो करती है अगर ऊपर वाला क्राइटेरिया फॉलो होता है। बैंक्स के लिए और इंश्योरेंस के लिए दोनों के रेगुलेटर्स ने जाकर एक नोटिफिकेशन निकाली, पहले सरकार से उन्होंने डील किया और फिर एक नोटिफिकेशन निकाली और कहा हम अभी इंड एएस अप्लाई नहीं करेंगे, उसकी डेट हम बाद में नोटिफाई करेंगे, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। और 2019 में बैंक्स ने कहा था, 2020 में इंश्योरेंस आईआरडीए ने कहा, और आज तक इनके ऊपर इंड एएस अप्लाई नहीं किए गए हैं, आज तक वो नोटिफाई नहीं किया गया। कभी होगा? अभी नहीं है। तो आज के टाइम पे ऑन ग्राउंड बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर इंड एएस फॉलो नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, सब हो मेरे साथ? रुकिएगा, बैंक्स के लिए और थोड़ी सी बात कर देते हैं। नाउ दोस्तों, बैंक्स में भी जैसे आपने कहा बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है, तो बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए बैंक्स को भी बहुत तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्केड्यूल्ड कमर्शियल
बैंक्स। स्केड्यूल्ड वर्ड को छोड़ दीजिए, आगे वाले दो शब्द क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स। तो जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, ये जो आप बैंक्स देखते हैं, दे आर ऑल कमर्शियल बैंक्स, जिनके साथ जो कमर्शियल व्यापार करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं, पब्लिक को लोन्स देते हैं, ये जो बिजनेस बैंकिंग की जाती है, दैट्स ऑल कमर्शियल बैंक्स। इसके अलावा और बहुत सारे बैंक्स होते हैं दोस्तों, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो सहकारी बैंक, हिंदी में कहते हैं सहकारी बैंक। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना दी जाती हैं बैंकिंग बिजनेस के लिए। और ऐसे ही रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। देखिए आप बैठे हैं दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में हर नुक्कड़ चौराहे पे आपको एटीएम मिल जाता है, बैंक्स मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी सेवा हमारे देश के हर कोने में नहीं है दोस्तों। तो बैकवर्ड एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाई जाए, उसके लिए छोटे छोटे बैंक्स भी होते हैं, तो रीजनल रूरल बैंक्स। इन दोनों पे इंड एएस कभी एप्लीकेबल नहीं होंगे, सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड एएस। यानी ये इंड एएस के दायरे में कभी नहीं आएंगे, इन्हें इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी से बाहर रखा गया है। तो इंड एएस किस पे अप्लाई हो सकते हैं? सिर्फ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे। और आरबीआई ने इसको भी डेफर कर दिया है, यानी अभी डेफर किया है, आगे जाते आते कभी वो नोटिफाई करके इनके लिए इंड एएस मैंडेटरी कर सकते हैं। लेकिन इन पे अभी तक एएस की कोई इंड एएस के प्रावधान ही नहीं है, इनके ऊपर इंड एएस रोड मैप का पार्ट ही नहीं है, इन पे कभी इंड एएस अप्लाई करने की जरूरत नहीं लगी थी है दोस्तों। बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या था? बड़ी एंटिटीज, ये वो छोटे बैंक्स हैं, इनके ऊपर इंड एएस लाने की जरूरत नहीं दिखाई देती है दोस्तों। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो आज के टाइम पे इंड एएस आप देखेंगे इन एंटिटीज पे, जो कंपनी लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, चाहे इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, जिसकी अनलिस्टेड कंपनी है तो जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, या होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ एनी ऑफ दीज एंटिटीज, बैंक्स पे इंड एएस डेफर हो चुके हैं। कुछ बैंक्स पे वो कभी अप्लाई नहीं होने, रीजनल रूरल बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे ये कभी अप्लाई नहीं होने, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे इनका डेफरमेंट हो चुका है जब तक आरबीआई द्वारा नोटिफाई नहीं करता। इंश्योरेंस सेक्टर पे इंड एएस अप्लाई होने हैं, लेकिन अभी डेफर हो चुके हैं आईआरडीए की नोटिफिकेशन द्वारा। जब तक आईआरडीए दोबारा नोटिफिकेशन नहीं लाता तब तक ये डेफर्ड है। एनबीएफसीज जो ऊपर वाली क्राइटेरिया में फॉल करती हैं, वो इंड एएस अप्लाई करती हैं, जो क्राइटेरिया पूरा नहीं करती हैं वो एएस फॉलो करती हैं। ठीक है दोस्तों? बस दोस्तों यहां आ जाइए वापस जल्दी से। पहले क्राइटेरिया क्या है, किसको अप्लाई करना है? ठीक है जी, सॉरी बेटा, नेटवर्थ, सॉरी यहां नेटवर्थ 250 करोड़ से 250 करोड़ या उससे ऊपर है दोस्तों, से ऊपर नहीं, 250 करोड़ या उससे ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है नेटवर्थ। ये लीजिए दोस्तों, अब ये सारे नोट्स एक एक करके पढ़ना शुरू करें। पहला, अगर कोई कंपनी एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वैसे हमारे यहाँ कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस आप सुनते हैं दोस्तों? बीएससी, एनएससी, ये हमारे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं उनके लिए हमारे यहाँ एसएमई एक्सचेंज भी है। एसएमई, छोटी कंपनीज का एक्सचेंज। उन छोटी कंपनीज पे ये इंड एएस अप्लाई नहीं होंगे, यानी लिस्टेड तो हैं लेकिन कौन से एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, आपके ऊपर ये एएस अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ही था, बड़ी कंपनीज। तो छोटे एक्सचेंज, छोटे एसएमई एक्सचेंजेस पे जो कंपनीज लिस्टेड हैं, चाहे वो कहलाएंगी तो लिस्टेड, लेकिन आपको इंड एएस अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, urban cooperative banks and regional rural banks are not required to apply Ind AS, आपको इस दायरे से बाहर रखा गया। RBI deferred the Ind AS implementation for scheduled commercial banks till further notice. IRDA has deferred implementation of Ind AS in the insurance sector till further notice. यानी आज के टाइम पे इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, आज के टाइम पे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई नहीं होता, किसी भी बैंक पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज रीजनल रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे, इन पे तो वैसे ही नहीं है। वंस एक बार इंड एएस अप्लाई हो गया आपके ऊपर, फिर आप हमेशा इंड एएस ही अप्लाई करेंगे। मतलब
एक बार आपको इंड एस वाली कंपनी मान लिया, अब हमेशा आपको इंड एस फॉलो करना है। यहां कोई डाउनग्रेड वाली बात नहीं है दोस्तों। एक बार आपको बड़ा मान लिया, आप हमेशा यहां इंड एस वाले ही रहोगे। Once Ind AS are applicable, an entity shall be required to follow the Ind AS for all the subsequent financial statements. ठीक है दोस्तों। Companies not covered by above shall continue to apply existing accounting standards notified in Companies Accounting Standard Rules 2021। यानी कौन से स्टैंडर्ड्स? 2021 में कौन से स्टैंडर्ड्स थे? एएस वाले, राइट। अभी तक ऊपर हम बात कर रहे थे इंड एस वाले। अब जो ऊपर वाले क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, ये 3 क्राइटेरियाज में, और ये एग्जेम्पशंस या उनमें फॉल नहीं करते, उनको क्या फॉलो करना है? एएस फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आप याद कीजिए, अभी जब हम नॉन कंपनी की बातें कर रहे थे तो हमने कहा था पहले हम क्या चेक करेंगे कि आप लेवल 1 हो। अगर लेवल 1 नहीं हो तो हम जाएंगे लेवल 2, लेवल 2 भी नहीं हो तो हम जाएंगे लेवल 3। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कंपनी की बात कर रहे हो तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या आप पे इंड एएस अप्लाई होते हैं या नहीं। अगर इंड एएस अप्लाई नहीं होते तो आप एएस वाले दायरे में आते हो। फिर हम एएस की एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। एएस कंपनी की एप्लीकेबिलिटी के लिए अब वहां बात करने जा रहे हैं। कर ले बात, जल्दी बोलो, ज्यादा हो गया? बस अब खत्म हो गई कहानी। यहां देखो दोस्तों, अगर आपके ऊपर इफ यू आर अ कंपनी जिसपे इंड एएस आर नॉट एप्लीकेबल, इंड एएस नॉट एप्लीकेबल, तो आपको फॉलो करने हैं एएस 2021 रूल्स वाले, राइट। मिनिस्ट्री वाले, आईसीआई वाले नहीं, एमसीए वाले। कंपनी हो आपके ऊपर एमसीए वाले अप्लाई होते हैं। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए सारी कंपनीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे एएस के लिए कितने लेवल्स थे? 4। यहां पर एक तो बड़ा लेवल हो गया इंड एएस वाला। अब बचे एएस वाले। एएस वालों के लिए सिर्फ 2 ही लेवल, एसएमसी एंड नॉन एसएमसी। एसएमसी का मतलब क्या लगता है दोस्तों? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, और दूसरी होंगी तो छोटी कंपनीज और नॉट छोटी कंपनीज। मतलब क्या होगा? तो बड़ी तो वो है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों, वो है सबसे बड़ी जिन्हें फॉलो करना है इंड एएस। वो है सबसे छोटी जिन्हें एएस में छूटें दी जाएंगी। ये है दोनों के बीच वाली, जो ना उधर है ना उधर है, ये यहां पर है। इन्हें सारे एएस फॉलो करने हैं, इन्हें एएस में कोई छूट नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? इंड एएस इनको फॉलो करने हैं जिसकी बात हम ऊपर करके आए। एएस फॉलो करने हैं सारे के सारे इनको, और इनको फॉलो करने हैं विद एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन। दिमाग में स्ट्रक्चर बैठता है दोस्तों। अब एमसीए गाइडलाइंस इसको डिफाइन करती हैं और इसको कहती है नॉन एसएमसी कंपनी वो है विच इज अदर देन एसएमसी। मतलब नॉन एसएमसी का मतलब अ कंपनी विच इज नॉट एन एसएमसी, अदर देन एसएमसी। तो हमें अगर समझना है तो किसको समझना होगा? तो आओ फिर एसएमसी को समझें। समझ लें दोस्तों, एसएमसी का मतलब है दोस्तों जो इन 5 कंडीशंस को पूरा कर दे। नीचे दी हुई ए, बी, सी, डी एंड ई, इन 5 कंडीशंस को जो कंपनी पूरा कर दे, दैट कंपनी इज अ, रुकिएगा दोस्तों, ये 5 क्राइटेरिया वहां के लेवल 1 वाले। लेवल 1 का क्राइटेरिया बोलो क्या था वहां? उसका उल्टा कर दो, a company which is not a listed or in the process of listing, whether in India or outside India, and which is not a bank, insurance or financial institution, and commercial industrial business company हो जिसका turnover excluding other incomes does not exceed, तो यानी 250 करोड़ तक हो, जय माता दी, एंड जिसकी बोरोइंग्स इंक्लूडिंग
पब्लिक डिपॉजिट्स, इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा ना हो, 50 करोड़ तक हो, और which is a company which is not a holding or subsidiary of a company which is not an SMC. Not an, अगर नॉट एन एसएमसी है मतलब बड़ी है, उसकी होल्डिंग सब्सिडी तो बड़ी हो जाएगी, तो वो छोटी होनी चाहिए। तो बस वो लेवल 1 का नो नो कर दिया दोस्तों, और क्या। अच्छा चलो, एक छोटा सा मैथमेटिकल बात करता हूं, अगर आप लोगों को समझ आए। सेट्स पढ़े कभी आप लोगों ने? ओहो सर, कहां लेके जा रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात करने जा रहा हूं, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा है, ये पढ़ा कभी आप लोगों ने? क्या गजब बात बोल रहे हो ना। ए यूनियन बी सबने पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? ए और बी या दोनों, मतलब दोनों में से कोई एक, यही ना। क्या बोला सर ने? इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? ऐसा कुछ कभी पढ़ा था दोस्तों? अरे सर कहां ले गए आप, ऐसा वाला ना दिमाग में यही आ रहा है सबके। हाँ दोस्तों, क्या ऐसा कभी पढ़ा था? बस यही बात हम कर रहे हैं दोस्तों। अभी बताओ, लेवल वन जो वहां पढ़ा, उसमें 5 कंडीशंस थी और पांचों और कंडीशंस थी। यहां पे एसएमसी का मतलब क्या है? नॉट लेवल 1, तो उसे क्या बोलोगे? और वाले का उल्टा, मतलब सबका उल्टा और सबका एंड, क्या यही मतलब बनता है? वही लिखा मैंने ऊपर, एंड 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 एंड। पांचों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, पांचों। आप लिस्टेड नहीं होने चाहिए, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होने चाहिए, आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल में नहीं होने चाहिए, आप टर्नओवर आपका 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप एक बड़ी कंपनी के, नॉन एसएमसी के होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होने चाहिए। क्योंकि उनमें से कोई एक क्राइटेरिया पूरा हो जाता तो आप बड़े हो जाते। हमने कहा पांचों कंडीशन नहीं पूरी होनी चाहिए। जय माता दी। तो हमने सबको नॉट बना दिया, एंड हमने कहा अ कंपनी विच सैटिस्फाइज ऑल ऑफ दीज 5 कंडीशंस, विच आर 5 नेगेटिव कंडीशंस, विल बी टर्म्ड एज एन एसएमसी। तो नॉन एसएमसी क्या होगा? जो एसएमसी नहीं है। ना ना ना, एक मिनट, वापस लाता हूं। पहले बताओ, एक कंपनी के लिए पहली चीज क्या चेक करोगे? सीधा एसएमसी या नॉन एसएमसी, या इंडिया सप्लाई होते हैं नहीं? पहला लेवल चेक करना है कि उस पे इंडिया सप्लाई होते हैं या। रुक जाओ, अगर वो लिस्टेड है तो वो कहां चली गई? फिर तो इंडेक्स में चली गई, चली गई, पक्का एवरीवन। तो नॉन एसएमसी एसएमसी वाली क्राइटेरिया में तो कभी आ ही नहीं सकती, वो लिस्टेड है तो ऊपर ही रह गई, ठीक है। लेकिन लिस्टेड में वहां किसी को छोड़ दिया था, एसएमई एक्सचेंज वाली, एसएमई एक्सचेंज वाली, वो यहां आ जाएगी। कौन से क्राइटेरिया में? नॉन एसएमसी। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? ऊपर आपने नेटवर्थ के बेस पे देखा था दोस्तों, अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ऊपर चला गया, वो तो इंडेस वाली हो गई, हो गई इंडेस वाली। अनलेस आपको स्पेसिफिकली छोड़ दिया हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, छोड़ दिया हो, अदरवाइज आप ऊपर चले गए। अब यहां आ जाओ, एक बैंकिंग कंपनी है दोस्तों, एसबीआई बैंक, बताइए क्या फॉलो करेगा? इंडेस, एएस क्या फॉलो करेगा? एएस। तो आप इंडेस वाले दायरे से बाहर हो गए। अब एसबीआई पे आ जाओ, एसबीआई एएस में इन दोनों में से किस लेवल में फॉलो करेगा? नॉन एसएमसी। क्यों दोस्तों? एसएमसी में कहा नॉट अ बैंक, तो आप यहां फॉलो करोगे। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? पक्का एवरीवन? बढ़ जाऊं आगे? ओके दोस्तों, सो ए लिमिटेड, सिर्फ देखिएगा, ए लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट ईयर, बेटा टर्नओवर लिखा है टीओ, टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट ईयर 300 करोड़ रुपए, ठीक है। बोरोइंग थ्रू आउट लास्ट ईयर, पूरे साल बोरोइंग लास्ट ईयर 100 करोड़ रुपए। नेटवर्थ रुपीज
हाँ दोस्तों, इंड एस वाले नहीं है हम। क्यों नहीं? पहली बात तो हम अनलिस्टेड हैं, तो अनलिस्टेड है तो हमें अपना नेटवर्थ देखना है। नेटवर्थ हमारा 250 करोड़ से कम रह गया तो हम इंड एस में तो फॉल नहीं करते हैं। अग्री करते हो सब? तो हम आ गए एएस वाले दायरे में, और एएस वाले दायरे में दो ही लेवल से, एसएमसी या नॉन एसएमसी। आप बता दीजिए, हम एसएमसी है या नॉन एसएमसी? पक्का एवरीवन? चलो आ जाओ फिर वापस। अच्छा सॉरी, एक काम करो, ये नेटवर्थ 300 करोड़ है। क्या बात कर रहे हो? नॉन एसएमसी वाले में नहीं है हम। पहले इंडेस चेक करना है, और इंडेस चेक कर रहा हूं तो मैं इंडेस की एप्लीकेबिलिटी को, कंडीशन को पूरा कर रहा हूं, तो एएस के दायरे में आऊंगा ही नहीं, इंडेस मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और एक बार इंडेस अप्लाई हो गए फिर आजीवन इंडेस अप्लाई करने हैं। ठीक है जी, डन। ये लीजिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, ऊपर हेडिंग पढ़े पहले, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस टू द कंपनीज। पहले क्या पढ़ रहे थे आप? एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस। अब बात कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। दो पार्ट्स में डिवाइड किया सारी कंपनीज को, एसएमसी एंड नॉन एसएमसी। एसएमसी का मतलब पढ़े दोस्तों, means a company whose equity or debt securities are not listed or are not in the process of listing on any stock exchange, whether in India, outside India, which is not a bank, financial institution, or an insurance company, whose turnover, excluding other income, does not exceed rupees 250 crores in the immediately preceding accounting year, which does not have borrowings, including public deposit, in excess of rupees 50 crores at any time during the immediately preceding accounting year, and these are all and conditions, which is not a holding or subsidiary of a company which is not a SMC, यानी बड़ी कंपनी की आप सब्सिडरी नहीं हो, होल्डिंग या सब्सिडरी ना हो। A company shall qualify as SMC if the condition mentioned above are satisfied as at the end of relevant accounting period। हर साल के एंड पे आप ये क्राइटेरिया चेक करते हैं कि क्या इनमें से कोई कंडीशन पांचों पूरी हो रही है तो आप एसएमसी हैं, पांचों में से कोई एक पूरी नहीं हो रही तो आप नॉन एसएमसी हैं। ठीक है जी, तो कंपनीज नॉट फॉलिंग विद इन डेफिनेशन ऑफ एसएमसी आर कंसिडर्ड एज। जय माता दी। अब दोस्तों, जो क्राइटेरिया लेवल 1 2 3 4 के ऊपर आपने डिस्क्लोजर के अप्लाई किए थे, वो सेम चीज कंपनीज पे एसएमसी और नॉन एसएमसी पे अप्लाई होती है। मतलब आपने एग्जेम्पशन अवेल करी है, एग्जेम्पशन किसको मिलेगी यहां पे? सिर्फ एसएमसी को, राइट? इंडेस पूरे पूरे फॉलो करने हैं, एएस अदर देन एसएमसी को पूरे पूरे फॉलो करने हैं। सिर्फ एसएमसी को छूट मिलेगी, और जो छूट मिल रही है, अगर आपने वो सारी छूट ली है तो डिस्क्लोजर वही देना है कि आप एसएमसी है, और आपने वो सारे एएस उस हद तक अप्लाई किए जिस हद तक आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। जय माता दी। पार्शल ले सकते हो, ले सकते हैं, मिसलीड करने के पर्पज से वो सेम कंडीशन यहां अप्लाई हो जाएंगी दोस्तों। बस वो जो हमने सारी बातें की थी वो सब, अपग्रेड इमीडिएट होगा, डाउनग्रेड 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, वो सेम रिक्वायरमेंट यहां कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, समझ आती है बात दोस्तों? इंश्योरेंस नॉन एसएमसी में जब तक आईआरडीए नोटिफाई नहीं करता, जिस दिन आईआरडीए नोटिफाई कर देगा कि अब हम तैयार हैं इंडेस के लिए, उस दिन आप इंडेस वाले में चले जाएंगे। तब तक आपको एएस फॉलो करने हैं और आप नॉन एसएमसी में कहलाएंगे। ठीक है बेटा, इज दैट ओके एवरीवन? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पढ़ लिया? XYZ लिमिटेड, अब हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, with a turnover of 50 crores during previous year and borrowings of rupees 1 crore during any time in the previous year, wants to avail the exemptions available in adoption of accounting standards applicable to companies for the year ended 31st March 2001। आपको क्लासिफिकेशन के लिए एडवाइस करना है कि क्या कौन सी क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं और कौन से वाले रूल्स के अकॉर्डिंग
कह रहा है भूल जाओ इंडेस वाले, आप इंडेस में फॉलो नहीं करते हो, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग बताओ एसएमसी हो या नहीं हो। एसएमसी को ही मिलेगा, एसएमसी है बेटा। कैसे? टर्नओवर 250 करोड़ से कम है और बोरोइंग 50 करोड़ से कम है। अगर है, बाकी कोई कंडीशन बोली नहीं, तो आप जय माता दी, बिल्कुल आप एसएमसी हैं दोस्तों। और जो जो छूटें एसएमसी को मिलती हैं वो सारी आप अवेल कर सकते हैं। बस दोस्तों, जय माता दी। नेक्स्ट वन, यस बेटा, सॉरी, हाँ हाँ प्लीज मेरे बच्चे। चलिए, a company was classified as non SMC in 2019-20. In 2020-21 it has been classified as SMC. The management desires to avail the exemption or relaxation available for SMCs in 2020-21. However, the accountant of the company does not agree with the same. Comment. तो दोस्तों, पहले फैक्ट्स को देखिएगा। कंपनी नॉन एसएमसी थी 19-20 में, यानी बड़ी कंपनी थी। मान लो ये बात, इंडेस वाली नहीं, एएस वाले में बड़ी कंपनी थी। 2020-21 में अब छोटी हो रही है। छोटी हो रही है मतलब डाउनग्रेड। और मैनेजमेंट कह रही है सारी छोटी कंपनी वाली छूटे और एग्जेम्पशन अवेल कर लो इसी साल से। लेकिन अकाउंटेंट अकाउंटेंट आपके जैसे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं जिनको पता है सब कुछ, वो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। कमेंट करें या ना करें? क्यों नहीं? डाउनग्रेड इमीडिएट नहीं होगा जब तक 2 सालों तक आप एसएमसी वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, तब तक आप डाउनग्रेड नहीं हो सकते। तो कौन भाई सही बोल रहा है? और हम लोग हमेशा सही बोलते हैं दोस्तों। अकाउंटेंट्स आप सही बोल रहे हैं, डाउनग्रेड इमीडिएट नहीं होगा। तो 2020-21 में तो आपको छूट नहीं मिलेगी। 21-22 में भी अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हो सिर्फ एसएमसी वाला, तभी हम आपको 21-22 में वो छूट लेने की परमिशन देंगे, अनुमति देंगे। बिल्कुल सही बात है। जय माता दी एवरीवन। और बस दोस्तों, विद दिस इंट्रोडक्शन पार्ट जितना आपके लेवल के लिए अभी चाहिए एक बेस बनाने के लिए, दैट इज डन दोस्तों। ठीक है बेटा, हमने इस पूरे टॉपिक में जब भी बात करी तो मैंने कहा 2 तरह के एएस हैं, एएस और इंड एएस। एएस और भी हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड्स और भी हैं, लेकिन हमारे लिए जो प्राइमरली अप्लाई होते हैं वो यही है। जैसे सीए इंस्टीट्यूट लोकल बॉडीज के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लोकल बॉडीज। जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होती है दोस्तों, अब ग्राम पंचायत वगैरह, म्यूनिसिपैलिटीज, इनके लिए भी सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लोकल बॉडीज, एएसएलबीज, वो भी बनाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी इनकम कैसे निकाली जानी है उसके लिए इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं, आईसीडीएस बोलते हैं दोस्तों, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। वो सब चीजें इनकम टैक्स पे आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, इंटर में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, सीए फाइनल लेवल में आप टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ ये आइडिया देने के लिए है कि और भी बहुत तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई होते हैं, चाहे कंपनीज पे हो चाहे नॉन कंपनीज पे हो। जय माता दी। और अब अपना दायरा सेट कर लीजिए दोस्तों। सीए इंटरमीडिएट में आप एएस पढ़ने वाले हैं, सीए फाइनल में जाके आप, यानी अल्टीमेट बड़े तो आप सीए फाइनल में होंगे, लेकिन बड़े करने का एक पूरा पायदान आप यहां क्रॉस कर जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं सीए इंटरमीडिएट एक तरह से सीए की पहली स्टेज है दोस्तों। फाउंडेशन शुड नॉट बी डीम्ड एज द फर्स्ट स्टेज, इंटर इज द फर्स्ट स्टेज जहां से आपकी असली प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो पहला एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है दोस्तों, लेकिन आगे बहुत गाइड करने वाला है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हम कौन सी कंपनी पे क्या अप्लाई करने वाले हैं, कौन सी एंटिटी पे क्या अप्लाई करने वाले हैं। जब तक हमें अपना दायरा नहीं पता, अंदर की चीजें जान के क्या करोगे जब तक आपको दायरा नहीं पता। इसीलिए पहले वो दायरा समझना बहुत जरूरी था। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज आज घर जाके जरूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में मिलेंगे तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे दोस्तों। राइट, थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय दोस्तों।